तो हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल। लाइक और सब्सक्राइब कर दो। खैर देखो, शायद से तुम्हें आवाज़ में थोड़ा सा डिफरेंस महसूस हो क्योंकि मेरी थोड़ी सी तबीयत ख़राब है। खैर देखो, मतलब तुम लोग थोड़ा जानना चाहते होगे कि मतलब 2 दिन को छोड़ दिया जाए। तो उससे पहले मैं एकदम गायब था ना, वीडियो ही नहीं डाल रहा था, मतलब कोई न्यूज ही नहीं, कुछ पता ही नहीं चल रहा है ना। तो मैं अब तुम्हें असल में बताने वाला हूँ। ये टॉप सीक्रेट था, लेकिन मैं तुम लोगों को बताने वाला हूँ कि आखिर असलियत क्या है। आखिर मैं इन दिनों तक कहाँ पर था, और आखिर तुम लोग ये जानने के हकदार हो। तुम्हें ये जानना ही चाहिए क्योंकि तुम द ग्रेट नोवेल लॉर्ड के सब्सक्राइबर जो ठहरे। खैर सुनो, कुछ दिनों पहले ना मैं सो रहा था, और जब मैं सो रहा था अचानक से मैं ट्रांस माइग्रेट हो गया अकेडमी सर्वाइवल गाइड की दुनिया में। हाँ, एकदम सही, तुम लोगों ने सही सुना। और मतलब तुम खुद सोचो, क्रैपिन रोड टेलर एडी की भुंड मार ही दी थी ना उसने। मैं अंतिम समय पे गया और फिर तब मैंने जा करके बचाया, जा करके, समझ रहे हो एडी को। वो सब बातें छोड़ो, मैं तुम्हें जो सच बताने वाला हूँ वो सच सुन लो। कि तो मैं जो था ना, मैं एडी की बॉडी में चला गया था। तो मतलब अब जो मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ ना, इसमें एडी की बॉडी में मैं ही हूँ, समझ रहे हो, कोई और नहीं है। तुम किसी भी हालत में सोच भी, मतलब तुम अगर मतलब मानवा भी पढ़ने जा रहे हो ना, तब भी किसी भी हालत में गलती से आईडी की जगह आईडी मत पढ़ लेना, उसको नोवेल लॉर्ड बोलना, ठीक है। इसके अलावा कभी तुमने देखा है तुम्हारा नोवेल लॉर्ड इतने लंबे समय के लिए गायब हो जाए? मतलब मैं तो रेगुलर वीडियो डालने वाला हूँ ना, तुम सब जानते हो ना मुझे। छोड़ो, खैर जो मतलब एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं ना, बेकार की बातों क्या करना। बस इतना याद रखना कि मतलब आईडी की जगह नोवेल लॉर्ड ही है। तो मैं आईडी को आईडी क्यों ही बोलूंगा, मैं नोवेल लॉर्ड बोल लूंगा ना, है ना। तो फिर अब आईडी की जगह उसे नोवेल लॉर्ड बोलेंगे ना। तो इतनी सब भूमिका बनाने का मीनिंग ये था कि एडी इज नॉट एडी, एडी इज नोवेल लॉर्ड, है ना। तो फिर बस फिर सुनो करते हैं ना बिना किसी बकवास के। पार्ट की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है, जो मेरिल्डा होती है वो बता रही होती है कि जब तुम नॉर्थ में माउंटेन्स के नीचे आओगे और पेड़ों के बीच में आओगे तो यहाँ पर तुम्हें कई सारी स्पिरिट्स देखने को मिलेंगी। और मेरे लिए, जो कि बस अभी अभी एक हाई रैंकिंग स्पिरिट बनी है, उसके लिए ये चीज़ यादगार है। और इसी वजह से मैं आर्केन आइसलैंड पर रुकी हुई थी, और जब मैं कुछ समय तक यहाँ पर रही तो फिर ऐसा लगा जैसे कि मैं इस जगह से बन चुकी हूँ। मेरे लिए ये जगह ऐसी है जैसे कि मैं इसको बहुत ज़्यादा पसंद करने लगी हूँ, द नॉर्दर्न फॉरेस्ट को। इंसान एक ऐसी चीज़ है जिस पर मुझे समझ में नहीं आता है कि आखिर इनको कैसे ही हैंडल किया जाए। कई बार हम लोग के बीच में शांति और जंग जैसी चीज़ें होती रहीं। यहाँ पर ऐसा भी वक्त आया जब हम लोगों ने डिजास्टर मचा दिया और इस आइसलैंड पे उन लोगों को भगा ही दिया, क्योंकि वो लोग बिल्कुल पागल ही होते हैं। क्योंकि वो इंसान बिना सोचे समझे पेड़ों को काटते रहते हैं, एक्सेसिव हंटिंग भी किया करते हैं। मुझे सच में इंसान नहीं समझ में आते हैं। तभी कोई बोलता है कि ये नेचुरल सी बात है कि यहाँ पर कई सारी स्पिरिट्स को इंसानों के साथ में कनेक्ट करने में दिक्कत होती है, क्योंकि इंसानों को जो वक्त दिया गया है वो बहुत ज़्यादा कम होता है। इसी वजह से वो जल्दी किया करते हैं ताकि स्पिरिट्स उनको समझें। मेरिल्डा इस पे बोलती है कि तुम ऐसे बात कर रही हो जैसे कि तुम उनमें से हो ही नहीं। मेरे लिए तुम भी कुछ अलग नहीं हो। और वो असल में होती है सिल्वेनिया। मेरिल्डा अपने मन में सोचती है कि अगर मुझे उन सभी के सभी इंसानों में से किसी एक को चूज करना हो जो कि मेरे दिमाग में है, वो होगी ये लड़की। इसे दूर के जगह पर ग्रेट सेज बुलाया जाता था। और सिल्वेनिया कुछ निकालने लगती है। मेरिल्डा पूछती है कि आखिर तुम क्या कर रही हो। इस पे सिल्वेनिया एक हैमर निकाल करके बोलती है कि मैं एक स्कूल बनाने वाली हूँ। मेरिल्डा मन में सोचती है कि ये बहुत ज़्यादा अजीब इंसान थी, और ऐसा लगता है कि वो किसी फॉरबिडन मैजिक पर रिसर्च कर रही थी, इस वजह से उसे उसके आइसलैंड से निकाल दिया गया। और सिल्वेनिया बोलती है कि वेल, ये छोटा सा ही होगा, लेकिन मैं यहाँ पर लोगों को मैजिक और बेसिक कॉम्बैट सिखाना चाहती हूँ, और शायद से थोड़ी सी एल्केमी भी। इस पे मेरिल्डा बोलती है कि वेल, ऐसा लगता है कि जैसे कि तुम्हारे पास में बहुत ज़्यादा फिजूल का टाइम है। इस पे सिल्वेनिया बोलती है कि नहीं, मैंने हमेशा ही ये कहा है, स्पिरिट्स को लंबा समय मिलता है लेकिन इंसानों को बहुत ज़्यादा कम वक्त मिलता है, तो इसी वजह से वो हर चीज़ को जल्दी करने की कोशिश करते हैं। एनीवे, मुझे पता था तुम गुस्सा हो जाओगी अगर मैं बनाऊंगी, तो मैं एक स्कूल बनाने वाली हूँ ईस्टर्न प्लेन में, तो मैं तुमसे बात करने के लिए पहले ही आ गई थी। मेरिल्डा इस पे चौंक जाती है और
सिल्वेनिया बोलती है कि मैं पक्का करूंगी कि हम लोग नॉर्दर्न फॉरेस्ट को टच भी ना करें, ये प्रिजर्व रहेगा। तो मैं आशा करती हूँ कि तुम हम लोगों को इसके लिए अलाउ करोगी। मेरिल्डा मन में बोलती है कि वेल उस समय पर मुझे ये रियलाइज हुआ कि इंसानों के आसपास रहने में उतनी भी बड़ी कोई दिक्कत नहीं है। और उस समय पर ये आइसलैंड ऑफ एकेडमिक्स नहीं था, बल्कि एक आर्केन आइसलैंड जो कि बस नेचुरल चीज़ों से भरा हुआ था। लेकिन स्पिरिट्स का जो वक्त होता है वो इंसानों से बहुत ज़्यादा तेज चलता है, क्योंकि बस कुछ ही वक्त बीता और आइसलैंड पूरे तरीके से चेंज हो गया। जैसे ही इन स्टूडेंट्स को देखो तो ऐसा लगता था जैसे कि समय का पहिया बहुत ज़्यादा तेज चल रहा है। अकेडमी कॉम्बैट डिवीज़न से बहुत ज़्यादा अच्छे जनरल्स और स्ट्रेटजिस्ट निकले। उसी के साथ में अल्केमी डिवीज़न ने बहुत सारे पोशंस बनाए और मैजिक इंजीनियरिंग और भी कई सारी चीज़ें सिखाएं। और कई सारे ऐसे भी लोग थे मैजिक डिवीज़न में जो कि हाईएस्ट रैंक के मैजिक का यूज कर सकते थे, लेकिन वो बहुत ज़्यादा कम थे एक्सेप्शन के तरीके। और जैसे ही वक्त का पहिया चलता रहा तो नॉलेज का डेवलपमेंट और भी ज़्यादा बढ़ गया और ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा जल्दी हुई। एक बार फिर ये दुनिया मेरे बिना आगे बढ़ गई। हाँ, जैसा कि हमेशा हुआ था। फिर सीन शिफ्ट हो जाता है, दिखाया जाता है एडी का कैंप। लेकिन इस समय पर ऑब्वियसली यू नो ना कि नोबल लॉर्ड उसकी बॉडी में है। तो नोबल लॉर्ड बोल रहा होता है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड है। एक्चुअली यहाँ पर टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो किसी को भी ठंड लग सकती है। ऑफ कोर्स मेरी बॉडी अभी बहुत ज़्यादा कमज़ोर है कि मैं अपने लेफ्ट लेग को अभी उठा नहीं सकता हूँ। मैं मतलब अपनी पावर का यूज नहीं कर रहा हूँ, है ना। तुम जानते हो ना, वरना नोबल लॉर्ड के लिए तो एक चुटकी बजाते सब कुछ ठीक हो जाए। और खैर तुम इतने लंबे समय से मतलब एडी सुनते आ रहे हो ना, तो चलो एडी ही बोल लेते हैं। लेकिन याद रखना किसी हालत में भूल मत जाना भाई, नोबल लॉर्ड ही है। मतलब किसी तुम चाहे तुम्हारे अभी सर पे पत्थर गिर जाए, तुम सारी याददाश्त भूल जाओ, लेकिन ये मत भूलना कि इस चैप्टर के लिए मतलब ये जो अभी वीडियो मैंने डाला, इस वीडियो में पूरे तरीके से एडी नहीं है, उसके अंदर नोबल लॉर्ड है। समझ रहे हो, नोबल लॉर्ड ही उस समय पर उसकी जिंदगी जी रहा है। एडी गया भाई, मुझे नहीं पता भाई, तेल लेने गया होगा, अपना तेल और चटाई बिजनेस बिछा करके बैठा होगा, मुझे नहीं पता। देखो मेरे पास बकवास नहीं बनना, छोड़ दूंगा अभी एक्सप्लेनेशन छोड़ दूंगा। क्या छोड़ो तो मतलब जो एडी होता है ना, वो अपने मन में सोचता है कि मैं अभी सोच भी नहीं पा रहा हूँ, देख भी नहीं पा रहा हूँ और सुन भी नहीं पा रहा हूँ। मेरा फीवर वो अचानक से बढ़ जाता है, अचानक से घट जाता है और मेरी जो बॉडी है अचानक से कांपने भी लगती है। अंदर बेले मैं खाना बना रही होती है। एडी बोलता है कि ये बहुत ज़्यादा शांति भरा रेस्ट था, लेकिन ऑफ कोर्स ये ज़्यादा समय तक नहीं रुका और बोलता है क्या। बेले मैं बोलती है क्या तुमने मुझे बुलाया। एडी बोलता है कि नहीं, एक्चुअली मैंने कुछ फ़नी सा सुन लिया था। मेरिल्डा वो एक ऐसी है जिसके साथ में मैंने कांटेक्ट बनाया है, मेरी स्पिरिट। इस पे बेले मैं बोलती हैं ठीक है और खाना बनाने चली जाती हैं। तभी मेरिल्डा वहाँ से निकलती है, उसके सर पर बैठते हुए बोलती है कि क्या फ़नी, तुम्हें ऐसा लगता है, तुम्हें पता भी है मैंने इसके बारे में कितना सोचा। जैसा कि मैंने कहा मैं छोड़ रही हूँ, अब मैं जा रही हूँ, मैं यहाँ से जाने की कोशिश कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पर हर कोई मुझे फॉर ग्रांटेड लेने लगा है। ये एक ऐसा तरीका है जिससे कि मैं अपनी वैल्यू को बढ़ा सकती हूँ। इस पे एडी बोलता है कि वेल वैसे भी तुम्हारी पर्सनैलिटी कुछ खास अच्छी है नहीं। तो मेरिल्डा बोलती है कि अगर अचानक से मैं गायब हो जाऊंगी तो फिर कोई भी नहीं रहेगा जो कि नॉर्दर्न फॉरेस्ट को सेव करेगा। तो वाटर स्पिरिट उसी के साथ में लो लेवल की स्पिरिट वो डर जाएंगी। और वैसे भी तुम अभी के लिए तो बस रेस्ट ही करने वाले हो, है ना। तो फिर मैं बस एकेडमी में अपने ह्यूमन फॉर्म को लेकर के घूमने वाली हूँ। इस पे एडी बोलता है कि अच्छा तो तुम भी ब्रेक चाहती हो, लेकिन लूसी अभी पैलेस में है, तो फिर आखिर तुम किसका मैजिक यूज करोगी अपने ह्यूमन फॉर्म को लेने के लिए। तो मेरिल्डा बोलती है कि वो जो तुम्हारे हाथों में है। एडी अपना स्टाफ फेंक देता है, मेरिल्डा उसको उठाती है और अपने ह्यूमन फॉर्म में आ जाती है और बोलती है कि तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है अगर मैं यहाँ से जाऊँगी, है ना। और वैसे भी वो मेड तुम्हारी बहुत अच्छे से केयर करती है और शायद से तुम्हारे दिमाग में कुछ परवर्टेड थॉट भी आ रहे हों। एक्चुअली मैं यहाँ पे हूँ तो इस वजह से शायद से तुम अपने डिज़ायर्स को छुपा रहे हो। मुझे सच में अपना ये इंसानी फॉर्म बहुत ज़्यादा पसंद है। ठीक है, मैं घूमने जा रही हूँ एडी, और अब बस आराम करो जा करके, तुम्हारी फैमिली से लेटर जल्द ही आ जाएगा, चिंता मत करो। एडी बोलता है कि हाँ, जैसा कि मेरिल्डा ने कहा, वेल मुझे फोकस करना चाहिए रेस्ट के लिए, लेकिन मुझे उतना अच्छा नहीं लग रहा है
क्योंकि जब मैं रोड टेलर मैंसन से आ रहा था तो मैंने सुना था कि वो सब लोग लड़ रहे थे कि आखिर मुझे किसके साथ जाना चाहिए। जेनिका वो पुलान चली गई है, क्लैरिस वो होली इंपीरियल सिटी चली गई है, लोरेथेल वो अपने बिजनेस के कामों पर चली गई है। लेकिन सिर्फ एक थी जो कि अंत तक मुझे ले जाने के पीछे पड़ी हुई थी, वो थी प्रिंसेस सेलहा। वेल उसने बहुत सारे तरीके यूज किए लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई, मतलब उसको बार बार मना करने में। ये बहुत ज़्यादा अनोइंग था। लेकिन हाँ ऑब्वियसली ये भी ज़्यादा समय तक नहीं रुका क्योंकि एक्चुअली जो फोनिया थी वो चली गई थी दोबारा से पैलेस में और तुरंत ही उसने अनाउंस कर दिया था कि अब वो दोबारा से पावर स्ट्रगल में लौट आई है और सेलहा अब यहाँ पर अपना टाइम बर्बाद नहीं कर सकती थी, इस वजह से उसे जाना ही पड़ा। ऑफ कोर्स उसने खाली हाथ जाने से मना कर दिया तो इस वजह से मुझे अपनी जगह पर किसी और को भेजना पड़ा। दिखा जाता है लूसी को, और भाई लूसी तो कह के लेने ही वाली है। और एडी अपने मन में सोचता है कि मुझे नहीं पता कि आखिर वो क्या करना चाहती थी, लेकिन ये उसके लिए बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला है। इस समय के लिए मैं सबसे ज़्यादा जिसके लिए चिंता में हूँ वो है वो इंसान जो कि अकेला रह गया है, बिना किसी फादर, बिना किसी सिस्टर और एक फॉलन फैमिली की गार्जियन बने हुए। तभी दिखाया जाता है एक बंदा बोलता है कि मैंने सोचा था कि यहाँ पर चीज़ें ठीक नहीं जा रही हैं। खैर बताओ आखिर यहाँ पर क्या हुआ था। ये होता है नॉर्दर्न जनरल मैग्नस। तान्या बोलती है कि जनरल मैग्नस मैं माफ़ी मांगती हूँ कि हम लोग आपको प्रॉपर वेलकम नहीं दे पाए। जैसा कि आप देख सकते हैं रोड टेलर मैनर वो अभी अच्छे स्टेट में नहीं है। वहीं पर वो मैग्नस अपने मन में सोचता है कि तान्या रोड टेलर जो कि अभी रोड टेलर फैमिली की लीडिंग हेड है, मैंने ये खबर सुनी थी कि वो स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट बन चुकी है क्योंकि मेरा बेटा बेड वो वहीं पर पढ़ता है। लेकिन अगर सोचा जाए ये छोटी सी बच्ची वो फैमिली हेड है तो फिर पक्का ही रोड टेलर फैमिली वो अब अपने अंत पर खड़ी है। तान्या काँप रही होती है, बोलती है कि जैसा कि आप देख सकते हैं मैं यहाँ पर बहुत बुरे स्थान पर हूँ तो फिर मेरे पास में ज़्यादा वक्त नहीं है गेम खेलने के लिए, तो मैं डायरेक्टली बोलूँगी मैं प्रिंसेस सेलहा को बर्बाद करना चाहती हूँ। इसको सुन करके वो दोनों लोग एकदम चौंक जाते हैं और तान्या गुस्से में उठ करके बोलती है क्या आप मेरे साथ में कोऑपरेट करेंगे। फिर सीन शिफ्ट हो जाता है, दिखा जाता है वेले माया एडी के लिए एक लेटर लेकर के आती हैं और बताती हैं कि ये लेटर मुझे ऑफिस हॉल में मिला था आपके पुराने एड्रेस पे। एडी बोलता है कि मुझे बहुत ज़्यादा वक्त हो चुका है ऑफिस हॉल छोड़े हुए और अब यहाँ पर एक लेटर कैसे आ सकता है। तभी एडी देख करके शौक हो जाता है। उस लेटर में लिखा होता है, मतलब मैं ही देख करके शौक हो गया ना, मतलब मैं ही तो पढ़ रहा था समझ रहे हो, तो मतलब नोवेल लॉर्ड देख करके शौक हो जाता है, यानी मैं देख करके शौक हो जाता है ना। तो उस लेटर में लिखा होता है कि ये एक लेटर है एक सबसे ज़्यादा बेकार किडनैपर के लिए। अरे बहन चू, मतलब मैं किडनैपर बन गया देखते देखते। हाँ मैं भी ऐसे ही शौक हुआ था दोस्त, यही बात है, मैं रियल रिएक्शन दे रहा हूँ ना। तो उसमें लिखा होता है कि वेल यहाँ पर तुमने उस वो कमज़ोर सी लड़की उसके साथ में तुमने बहुत गलत किया है, तुम उसका एडवांटेज उठा रहे हो जो कि बोल नहीं सकती है, वो तुम्हारी किसी भी चीज़ को रजिस्ट नहीं कर सकती है और इसको माफ़ नहीं किया जा सकता है चाहे कुछ भी हो। ये बहुत बड़ा क्राइम है, मैं इसको स्कूल में बता दूंगी, लेकिन अभी मैं विक्टिम के लिए रुकी हुई हूँ क्योंकि इससे उसकी भी इमेज खराब होगी। अगर तुम सामने आकर के माफ़ी मांग लोगे तो फिर तुम्हारी पनिशमेंट वो डिले हो जाएगी। जैसे ही तुम्हें ये लेटर मिले तुरंत ही ग्लॉकेट हॉल में आओ। पैट्रियाना ब्लूमलिवर, फैकल्टी ऑफ मैजिक। एडी एकदम शौक होता है, उस लेटर को गिरा देता है। बेले माया भी उस लेटर को पढ़ ही रही होती हैं और बोलती है क्या तुमने रिसेंटली किसी लड़की को किडनैप किया है। एडी कुछ बोल ही नहीं पाता है, मतलब यानी मैं ही नहीं बोल पाता हूँ इस पे। वेले मैं बोलती है कि एक्सक्यूज़ मी, और मैं फिर से कुछ नहीं बोल पाता हूँ और फिर मैं बैठा रहता हूँ और फिर मतलब मैं एकदम परेशान हो जाता हूँ, बोलता हूँ फक आखिर ये क्या बकवास है। लेकिन अब हम लोग को सीन शिफ्ट होकर के लूसी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लूसी बोलती है नेक्स्ट और जिंगैंग को फेंक देती है और बोलती है ये फ्लेवर ठीक नहीं है। वहाँ पर जो सेफ होता है वो बोलता है कि ये 3 घंटे हो चुके हैं प्रिंसेस, पूरे 13 सालों के करियर में मैं यहाँ पर इंपीरियल हेड हूँ। और वो सेफ एकदम रोने लगता है कि मुझे माफ़ कर दो प्रिंसेस, पूरे 13 सालों के इतिहास में इंपीरियल हेड सेफ मैंने ऐसा कोई भी गेस्ट झेला ही नहीं।
में वहाँ पर लूसी फिर से एक जिंगैंग को टेस्ट करके फेंक देती है, नहीं ये भी अच्छा नहीं है। वहीं पर प्रिंसेस सेला एकदम परेशान हो रही होती है। मैंने सोचा था कि मैं नोबल्स के सामने इसको सामने जा कर के बुलवाऊंगी जो जो हुआ वहाँ पर, लेकिन वो बहुत ज़्यादा कम बात करती है, मतलब बात ही नहीं करती है उसके साथ में। वो मेरे साथ में कोई डील भी नहीं करना चाहती है अगर मैं सही तरीके से बताऊं। तभी लूसी बोलती है कि क्या मुझे और जिंगैंग दो। तो सेला मन में बताती है ये सच में बहुत ज़्यादा अनोइंग है। सीन शिफ्ट हो जाता है। एडी बता रहा होता है फेड स्वॉर्ड्समैन ऑफ सिल्वेनिया एक्ट 5 द फाइनल एक्ट, जो कि होली लेंस ड्रैगन उसी के साथ में द ग्रेट सेज सिल्वेनिया की स्टोरी को कवर करता है। मतलब कि ये अकेडमी के फाउंडिंग एक्ट में से एक है। नए करेक्टर और फैमिली जिनके बस अभी तक नाम ही सुने गए थे अब वो फाइनली सामने आएंगे, जिसमें से 3 मार्शल फैमिलीज हैं। एक है कॉलर मून, एक है नॉर्थोडेल और एक है एम्पेलियन फैमिली। और उसी में मैजिक फैमिलीज में 3 आती हैं, एक सेनियल, एक वाइट फेल्ड और तीसरी ब्लूम लीवर फैमिलीज। और उनमें से ब्लूम लीवर जो फैमिली है उसको ऐसा कहा जा सकता है कि अब वो लगभग बर्बाद ही हो चुकी है, क्योंकि वो लोग अलग अलग बेकार से एक्सपेरिमेंट किया करते थे, जिस वजह से वो लोग कई सारे ब्लास्ट किया करते थे। इससे उनका पूरा वो हिल जहाँ पर वो रहा करते थे वो बर्बाद हो गया था। तो अब ब्लूम लीवर को हाउस ऑफ विचेस के नाम से जाना जाता है। ऑब्वियसली ये उतना भी बुरा नहीं है, उस फैमिली से तो अच्छा ही है जिसने कि इविल गॉड को समन कर लिया था, यानी अपनी रोड टेलर फैमिली की बात कर रहा होता है। असल में दिखाया जाता है एल्विरा एडी के पास आए हुए लेटर को पढ़ रही होती है, पैट्रिसियाना ब्लूम लीवर के। एडी बोलता है क्या तुम इसके बारे में कुछ जानती हो? तो एल्विरा बताती है कि ब्लूम लीवर फैमिली उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक चीज़ों के लिए जाना जाता है, लेकिन उन्होंने लोगों की कई सारी मदद भी करी है एक्सपेरिमेंटल अल्केमी में। और उनकी बहन ट्रेक्सियाना वो बहुत ज़्यादा फेमस है। एडी बताता है 4th ईयर की टॉप स्टूडेंट है ना। इस पे एल्विरा बोलती है कि हाँ वो 2 टाइप के हाई रैंकिंग मैजिक का यूज कर सकती है, उसके ग्रेड्स एक्सीलेंट हैं। उसी के साथ में मैंने ये रूमर भी सुने हैं कि उसकी एक छोटी बहन है पैट्रिसियाना ब्लूम लीवर। मैंने सुना है वो कभी भी स्कूल आना पसंद ही नहीं करती है, और इसी वजह से उसको पता ही नहीं होगा कि तुम अपने पुराने एड्रेस से निकाल दिए गए हो। इसी वजह से उसने तुम्हारे पुराने एड्रेस पर उस लेटर को भेजा। सच बताऊं तो फिर एल्केमिस्ट ऐसे ही होते हैं, मैं समझ सकती हूँ। हम लोग एक जगह पर बंद हो जाना चाहते हैं और अपने एक्सपेरिमेंट को करना चाहते हैं, लेकिन पैट्रिसियाना वो इन चीज़ों को एकदम एक्सट्रीम लेवल पर ले जाती है। उसको शायद से ये भी नहीं पता होगा कि हम लोग के पास में अब एक नया स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट है। मैंने सुना है कि वो इवन अपनी क्लासेस में भी नहीं आती है अपने एक्सपेरिमेंट के चलते। इस पे एडी पूछता है कि फिर उसे एक्सपेल क्यों नहीं किया गया। एल्विरा इस पे बताती है कि मैंने सुना है कि उसकी जो अटेंडेंस की कमी थी वो उसने रिटन एग्ज़ाम और फील्ड एग्ज़ाम से सेल्फ स्टडी से निकाल दी। इस पे एडी बोलता है क्या ये इवन पॉसिबल भी है, क्या वो अपनी बहन के तरीके ही स्मार्ट है? एल्विरा बोलती है कि शायद से हो भी सकता है, लेकिन ये भी पॉसिबल है क्योंकि पैट्रिसियाना और ट्रेक्सियाना वो दोनों की दोनों ट्विन है। तो इस पे एडी यानी कि मैं अपना बुद्धिमान दिमाग लगाता है और बोलता है कि तो ट्रेक्सियाना वो पक्का ही मतलब अपनी छोटी बहन बन करके अटेंडेंस को पूरा कर रही होगी। सच में अब मुझे समझ में आ रहा है कि वो आखिर क्लास की टॉप क्यों नहीं है, क्योंकि वो हर क्लास को 2 बार जो लेती है। इस पे एल्विरा बोलती है कि ये बस मेरी थ्योरी ही है। चाहे कुछ भी हो, मैं ऐसा लगता है कि ये जो पैट्रिसियाना का लेटर आया है वो इस वजह से आया है क्योंकि उसके अंदर जस्टिस का कोई सेंस आ गया है। इसी वजह से तुम्हें लोगों को किडनैप नहीं करना चाहिए, समझे? एडिस पे बोलता है कि आखिर तुम्हें क्यों लगता है कि ये लेटर असल में सच है? और इतने समय से मैं मतलब ये बातें कर रहा था एल्विरा से, और इस समय पर पीछे से कोई बोल जुटा हुआ था। भाई मेरा मूड ही खराब हो रहा था ये सब बातें सुन करके। तभी उसका जवाब देते हुए एल्विरा बोलती है मेरा मतलब मैं समझ सकती हूँ, क्योंकि कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि जहाँ पर किसी को किडनैप किए बिना कुछ मतलब काम ही नहीं चलता है। तुम्हारे भी पक्का तुम्हारे ही कुछ रीजन होंगे ज़रूरी। और फिर से मुझे अचानक से भाई करके आवाज़ आने लगती है। मुझे मतलब एडी को मतलब मुझे मतलब एडी को समझ रहे हो? तो मतलब
हम लोग को की आवाज़ आने लगती है ना। तो मतलब अब मैं मुड़ करके देखता हूँ और बोलता हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा था कि मैं इसको इग्नोर कर जाऊँ, लेकिन आखिर ये क्या है। दिखाया जाता है असल में जो क्लेवियस होता है एल्विरा ने उसे बांध करके वहीं पर डाल दिया होता है एकदम कुत्तों के तरीके, और बोलती है कि मैं इसको एक प्रॉपर इंसान बना रही हूँ। वो हमेशा ही डिप्रेसिंग सी बातें करता रहता है, और अगर मैं इसको अकेले छोड़ दूंगी तो फिर बस वो एक अंधेरे कमरे में बैठ जाएगा। तो वो बस अपने अंधेरे से कमरे में बैठ जाता है जा करके। मैं अब उसे कुछ सोशल स्किल सिखाने की कोशिश कर रही हूँ। वहीं पर क्लेवियस वो मेरी तरफ देख करके एकदम अपने मन में बोल रहा होता है, प्लीज़ मेरी मदद करो, मैं तुम्हें रिस्पेक्ट के साथ में ट्रीट करूँगा, मैं तुमसे पोलाइटली बात करूँगा चाहे कुछ भी हो। और वो अपना प्यारी आंखों का जादू मेरे ऊपर डालने की कोशिश करता है, लेकिन आजी कद्दू मुझे आंट भर फर्क नहीं पड़ता है, समझ रहे हो। तो एडी बोलता है कि वेल आखिर तुम ये कितने लंबे समय तक करना चाहती हो। इस पे एल्विरा बोलती है कि जब तक कि वो मान नहीं जाता है कि वो मेरे साथ में अल्केमी डिनर पर चलेगा अगले हफ्ते। वेल ये एक अच्छी जगह है अगर हम लोग को सोशल कनेक्शंस बनाने हैं, और उसी के साथ में मैं अपने साथ में एक सुंदर दिखने वाले लड़के को ले जाना ज़रूर पसंद करूँगी। ऑब्वियसली मैं भी एक लड़की जो ठहरी। तो मैं देखता हूँ उसकी तरफ में एकदम मतलब मदद के सेंस में, लेकिन फिर वही बात, मुझे आठ फर्क नहीं पड़ता है। और अपने मन में बोलता हूँ मैं कि वेल कभी कभी ऐसे बंद के रहना भी अच्छा होता है। खैर फिर सीन शिफ्ट हो जाता है। दिखाया जाता है जहाँ पर एडी जो होता है वो जा रहा होता है, वहाँ पर सामने एक लड़की बैठी होती है ग्रॉकेट हॉल के बाहर। ग्रॉकेट हॉल, इसका नाम ग्रेट मेज ग्रॉकेट के नाम पर रखा गया है। वेल तुम ये समझ सकते हो कि आखिर वो कितने ज़्यादा खतरनाक होंगे, क्योंकि उन्होंने इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सपेक्चुअल मैजिक बुक लिखी है। इवन भले ही मैंने उसको 10 बार से ज़्यादा पढ़ लिया है और उसको पूरे तरीके से याद कर लिया है, लेकिन एक्सपेक्चुअल मैजिक इतनी ज़्यादा डिफ़िकल्ट चीज़ है कि मेरी प्रोग्रेस वो बहुत ही ज़्यादा कम हुई है। फॉर्चुनेटली, अच्छी बात मतलब क्या सच में वो फॉर्चुनेटली ही था। खैर शायद से मेरा लक थोड़ा सा अच्छा था, क्या उसको अच्छा लक कहा भी जा सकता है मुझे नहीं पता, लेकिन फिर भी मुझे किसी तरीके से कुछ बेकार से एक्सपीरियंसेस के चलते कई बार रियल फाइट में आने के बाद में एक्सपेक्चुअल मैजिक को जानने में मदद मिली। इस वजह से मैंने कई सारी चीज़ें सीखी, जैसे कि टाइम प्रिजन यूज करते हुए मैंने देखा था लूसी उसी के साथ में ग्लास्ट को। प्रोफेसर ग्लास्ट और लूसी दोनों ही इसका यूज कर सकते हैं। वहीं पर एक और मैजिक है जो कि मैंने सीखा, वो है बिविचमेंट। इससे मैं किसी का भी दिमाग को थोड़े समय के लिए कंट्रोल कर सकता हूँ, और इसके इफ़ेक्ट अलग ही लेवल के हैं, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा माना की ज़रूरत होती है। और अभी मैं लेवल 1 पर ही हूँ, तो मैं किसी को भी कोई भी बड़ा काम नहीं करवाने के लिए मनवा सकता हूँ। मुझे आगे बढ़ करके इसकी प्रोफिशिएंसी बढ़ानी पड़ेगी, लेकिन अभी मैं प्रॉपरली माना का यूज नहीं कर सकता हूँ। सामने से वो लड़की बोलती है कि तो फाइनली तुम आ ही गए, लेकिन ऑब्वियसली मुझे कम सुनाई दे रहा था। ये जानते हो ना, मतलब एक साइड इसका थोड़ा समस्या है, तो अभी मेरे को थोड़ा कम सुनाई दे रहा था, तो मैं सुनता नहीं हूँ और आगे निकल जाता हूँ। इस पे वो लड़की एकदम से चिल्ला करके बोलती है, हे नोबल लॉर्ड तुम ग्रेट हो, मतलब। तो इस पे मैं पीछे मुड़ करके देखता हूँ, बोलता हूँ पैट्रिसियाना क्या ये तुम हो। इस पे वो लड़की बोलती है कि आखिर तुम ये क्लूलेस सा चेहरा क्यों बना रहे हो, तुमने मेरा लेटर पढ़ा है ना, मुझे सब कुछ पता है। तुम्हारे पास में एक कैंप है नॉर्दर्न फॉरेस्ट में। एडी बोलता है कि हाँ, और अपने मन में बोलता है कि मेरे हिसाब से यहाँ पर ज़्यादातर लोगों को ये चीज़ तो पता ही है। और तभी पैट्रिसियाना बोलती है कि मुझे बताओ कि आखिर तुम वहाँ पर क्या स्कीम कर रहे हो। एडी बोलता है कि मैं कुछ भी स्कीम नहीं कर रहा हूँ, बस मैं वहाँ पर ज़िंदगी जी रहा हूँ। तो इस पे पैट्रिसियाना बोलती है कि क्या तुम्हारे पास में और कोई जगह नहीं है रहने के लिए, डॉर्मेटरी, वहाँ पर वो पूरे तरीके से ठीक जगह है। एडी बोलता है कि मुझे 2 साल हो गए हैं उस जगह से निकाले हुए। इस पे वो एकदम शांत हो जाती है कि हाँ, मतलब मैं न्यूज़ के मामले में थोड़ी स्लो हूँ। एनीवे ये मायने नहीं रखता है, तुमने वो एक लड़की जो कि लंबी है और सफ़ेद बाल है उसको तुमने पकड़ करके रखा हुआ है,
और एडी को याद आता है वो असल में होती है मेरिल्डा। तो पैट्रिसियाना बोलती है कि मैं मतलब देख सकती हूँ वो लड़की तुम्हारे कैंप के आसपास कभी कभी देखी जाती है, लेकिन मैंने उसको देखा है कि वो आज फॉरेस्ट से नंगे पैरों भाग रही थी। उसे कभी कभी मौका मिलता है बाहर निकलने का, उसके पास कुछ खास कपड़े भी नहीं हैं और वो बिल्कुल बिना पैरों पर कुछ पहने हुए जाती है। तो इसी वजह से मैं उसके लिए अब तुम्हें छोड़ने नहीं वाली हूँ। तुम पक्का ही उसको किडनैप करके रखे हुए हो, मैं इसको रिपोर्ट कर दूंगी जा करके। एडी बोलता है कि हाँ, क्या मतलब तुम्हें पता भी नहीं है ना आखिर स्कूल में चल क्या रहा है, क्या तुम्हें पता भी है, और आखिर तुम्हें कैसे पता। एडी एडी बोलता है कि लेकिन तुम कोई एक ऐसी हो जिसको कि ये भी नहीं पता होता है कि स्कूल में चल क्या रहा है, तो तुम्हें मेरे कैंप के बारे में इतने अच्छे से कैसे पता। इस पे पैट्रिसियाना बोलती है कि आखिर तुम ये क्यों जानना चाहते हो। एडी बोलता है कि बाय एनी चांस क्या ऐसा हो सकता है कि तुमने वहाँ पर एक सीक्रेट प्राइवेट लैब बना रखी हो जो कि स्कूल के द्वारा प्रोहिबिटेड है, वो तुम्हारी नॉर्दर्न फॉरेस्ट में हो सकती है ना। इस पे वो गुस्सा हो जाती है कि तुमने वो चीज़ देख ली है और अपना मैजिक निकाल लेती है गुस्से में। एडी इस पे परेशान हो जाता है और अपने मन में सोचता है कि वेल मैंने कुछ भी नहीं देखा, तुमने खुद ब खुद ये चीज़ बता दी, तुम इडियट कहीं की। मतलब हर समय पर इसी समय पर मैं मैजिक का यूज नहीं कर पाता हूँ। वो लड़की एकदम गुस्सा हो जाती है कि अब बहुत ज़्यादा लेट हो चुकी है और अटैक कर देती है। लेकिन तभी बस मैं हूँ ना, तो मैं बस चुटकी बजाता हूँ और चुटकी बजाते ही मेरे सामने एक सील आ जाती है। असल में तभी दिखा जाता है पीछे से एक लड़की आ जाती है। मतलब अब देखो इस लड़की को लग रहा होगा इसने सील लगाई है, लेकिन सील तो द ग्रेट नोबल लॉर्ड ने लगाई है। तो मतलब वो लड़की आती है और बोलती है कि यही तुम ये क्या कर रही हो। तो सामने से पैट्रिसियाना बोलती है कि सिस्टर परफेक्ट टाइमिंग, ये जो आदमी है। तब तक उसकी बहन ट्रैंकियाना वो उसके गाल को पकड़ करके खींचने लगती है और बोलती है मुझे माफ़ कर देना, मेरी जो छोटी बहन है वो थोड़ी सी इमेच्योर है। ये होती है ट्रैकियाना ब्लूमलीवर और वो उससे माफ़ी मंगवाती है कि ये एक अच्छी बच्ची है, प्लीज़ इसे इस बार माफ़ कर दीजिए। और पैट्रिसियाना अपनी बहन से बोल रही होती है कि ये लड़का एक क्यूट सी लड़की को अपने कैंप में हॉस्टेज के तरीके रखता है। इस पे ट्रैंकियाना बोलती है कि असल में तुम यहाँ पर किडनैपर हो पैट्रिसियाना। और एडी पीछे मुड़ करके देखता है, दिखाया जाता है वहाँ पर मेरिल्डा होती है। मेरिल्डा हाथ को क्रॉस में करती है और इस पे एडी समझ जाता है कि वो बोल नहीं सकती है। पैट्रिसियाना उसको देख करके परेशान हो जाती है। एडी अपने मन में सोचता है कि मेरे हिसाब से एक स्पिरिट अगर बात करेगी तो हर चीज़ रिवील हो सकती है उसकी आइडेंटिटी, क्योंकि जब भी वो बोलती है तो वो बहुत ज़्यादा माना को बाहर निकालती है। पैट्रिसियाना शॉक हो जाती है क्योंकि अपनी मेरिल्डा एडी के पीछे छुप जाती है जाकर के। एडी अपने मन में सोचता है कि उसकी आइडेंटिटी अगर अननोन ही रहे तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा, तभी वो कैंपस में बिना किसी चिंता के घूम सकती है। ऑफ कोर्स ये उसकी ही समस्या है। और मेरिल्डा उसको एकदम देखने लगती है, फिर बोलती है हे एडी, और इतना बोलने से उसका माना ख़त्म हो जाता है तो वो गायब होने लगती है। और तभी इसको देख करके पैट्रिसियाना घबरा जाती है कि क्या एक स्पिरिट, और इसको देखने के बाद में उसे सब कुछ रियलाइज़ होता है और वो फाइनली झुक करके माफ़ी मांगती है, मुझे माफ़ कर दो। और एडी मन में सोचता है कि अब मुझे पहले इस मिसअंडरस्टैंडिंग को ठीक करना पड़ेगा। फिर हम लोगों को जेनिका के गांव पुलान के बारे में बताया जाता है, एक ऐसी जगह जहां पर लोगों से ज़्यादा गाय और बकरियां हैं। बहुत अच्छी जगह जहां पर कई सारी हरियाली देखी जा सकती है। इस गांव में जहां पर बहुत ही ज़्यादा कम ही ओकेज़न होते हैं ग्रेट खुशी या फिर दुख के, और यहाँ पर आज एक फेस्टिवल मनाया जा रहा है। कारण ये इस वजह से है क्योंकि 3 दिन हुए हैं जहाँ पर गांव का ट्रेजर वापस लौट करके आया है, यानी कि जेनिका फेलवर वो फाइनली घर पर वापस लौटी है। दिखाया जाता है जो जेनिका होती है वो अपने ही ख्यालों में खोई हुई होती है और अपने मन में सोच रही होती है क्या एडी अभी ठीक होगा। तभी अचानक से उससे उसके माता पिता पूछते हैं क्या तुम ठीक हो जेनिका, तुम परेशानी में लग रही हो, क्या ये इस वजह से क्योंकि तुम अब अपने क्लास की टॉपर नहीं हो, नहीं सेकंड क्लास फिर भी बहुत अच्छी चीज़ है समझे। इस पे जेनिका बोलती है नहीं ऑफ कोर्स, मतलब मैं थोड़ा सा तो डिसअपॉइंटेड हूँ, लेकिन इससे मैं इतना ज़्यादा डिप्रेस नहीं हूँ डैड, इससे आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है।
फिर भी वो बहुत ज़्यादा सैड लग रही होती है। इस पे उसका फादर बोलता है कि तो फिर क्या यहाँ पर कोई एक लड़का है जिसको कि तुम पसंद करती हो। इसको सुन करके जेनिका एकदम पत्थर में बदल जाती है और शर्माते हुए उठती है और बोलती है आखिर आप कैसी बकवास कर रहे हैं, आखिर आप ऐसी वियर्ड सी बात क्यों बोल रहे हैं डैड, मतलब एक लड़का मैं पसंद करती हूँ। अगर तुम इसको ऐसे कहोगे तो ऐसा लगेगा जैसे कि मैं पूरे दिन उसके ही बारे में सोचती रहती हूँ। तुम हमेशा ही ऐसा करते हो डैड, और अपनी मतलब बालों के साथ में खेलने लगती है तेज तेज से। अगर अगर आपके पास में ऐसी बेकार की चीज़ों पर टाइम बर्बाद करने के लिए है तो जाओ जल्दी जल्दी बाहर जो बकरियां हैं उनको घास खिलाओ जा करके। मेरा मतलब ठीक है मैं भी जा रही हूँ, लेकिन फिर भी ऐसी बेकार सी चीज़ें मुझसे मत पूछो, तुमने मुझे सरप्राइज कर दिया। वहाँ पर उसके मॉम और डैड एक दूसरे को देखते हैं और अलग ही स्माइल करने लगते हैं, अपने मन में सोचने लगते हैं एक सन इन लॉ ओ जो कि सिल्वेनिया अकेडमी अटेंड करता है। और उसका डैड एकदम खुश हो जाता है, जेनिका के पास जाता है और बोलता है वाह वाह जेनिका जेनिका तुमने फाइनली ये पा ही लिया। क्या उसे आता है कि आखिर वो कैसे बो को सूट करता है, वो एरो को कैसे अच्छे तरीके से सूट करता है। ये मेरा सपना था कि मैं अपने दामाद के साथ में बढ़िया से ड्रिंक करूं और टारगेट प्रैक्टिस करूं, मेरे हिसाब से बहुत अच्छा है, लेकिन अभी उसके लिए जल्दी होगा कि वो ड्रिंक करे, है ना। तभी उसकी मम्मी आ जाती हैं और बोलती हैं डियर इतना भी ज़्यादा इसको तामझाम मत बनाओ, आखिर वो किस तरीके का लड़का है, क्या तुम्हें लगता है कि वो ऐसे पेरेंट्स प्रेफर करेगा जो कि बहुत ज़्यादा हाई क्लास लगते हों, तो क्या मुझे वो ड्रेस पहन लेनी चाहिए जो कि मैंने अपनी शादी पर पहनी थी। ओ एक सेकेंड उसका नाम क्या है। जेनिका एकदम शर्मा जाती है, तुम लोग एकदम गलत समझ रहे हो, मतलब आखिर तुम ऐसा क्यों ही सोचोगे, मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं बोलने वाली हूँ, आखिर मैं तुमको क्यों ही बताऊंगी कुछ भी, आखिर मैं अपने पेरेंट्स को कुछ भी क्यों ही बताऊंगी। इस पे वो लोग एकदम टूट करके गिर जाते हैं अपने घुटनों पर और एकदम नौटंकी करने लगते हैं। हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं डियर, हम लोग को इस मूवमेंट के लिए तैयार ही हो जाना चाहिए था। उसका फादर बोलता है कि हाँ वास्तव में मेरे हिसाब से हर पेरेंट को ऐसी चीज़ें झेलनी ही पड़ती हैं। अब देखो जेनिका हमारी वो बड़ी हो गई है तो अभी अभी वो अपने कमरे के अंदर चली जाएगी और तेज से दरवाज़ा बंद कर लेगी और हम लोग क्या कर पाएंगे, कुछ भी नहीं, बस देखते रह जाएंगे और क्या ही कर सकते हैं। हाँ यही है, यही जिंदगी की रोशनी है। कभी कभी ये कितनी ज़्यादा डिप्रेसिंग हो जाती है, अकेली, पूरे तरीके से अकेली। नौटंकी कर रहे होते हैं। जेनिका बोलती है कि हे आखिर तुम लोग क्या सोच रहे हो, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाली हूँ। तो वो दोनों लोग उसकी तरफ में चमकती हुई आंखों से देखते हैं। जेनिका शर्माई हुई खड़ी होती है, फिर खुद को मतलब अंदर से अपनी पूरी पूरी हिम्मत से बोलती है वो जो लड़का है उसको अच्छे से तीर यूज करना आता है, और वो जैसे ही बता देती है कुछ घंटों बाद दिखाया जाता है सभी लोग एकदम उसके घर के बाहर आ चुके होते हैं। वो पूरे तरीके से परेशान होती है, सब लोग बोल रहे होते हैं ओ जेनिका मैंने खबर सुनी, ओ उस लड़के को हमारे साथ लेकर के आओ, मतलब मैं अपनी 20 साल पुरानी दारू को बाहर निकालूंगा, हम लोग एक साथ बढ़िया से पियेंगे और मैं बढ़िया बढ़िया चीज़ें बनाऊंगा उसके लिए। और भाई सभी लोग यही बातें कर रहे होते हैं। वो सिल्वेनिया अकेडमी से है तो वो बहुत ज़्यादा अमीर होगा और शायद से वो एक नोबल होगा, है ना। जेनिका तुमने सच में हमारे गांव को प्राइड करा दिया है, और एकदम मस्ती कर रहे होते हैं। जेनिका 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 ऐसे नारे लगा रहे होते हैं। जेनिका बोलती है नहीं अब मैं इस जगह पर और ज़्यादा नहीं रह सकती हूँ। वह लगी परेशान हो जाती है। खैर फिर वो आर्केन आइलैंड निकलने को सोचती है। दूसरी तरफ आर्केन आइलैंड में दिखाया जाता है जहाँ पर मेरिल्डा बोलती है मुझे पुराने दिनों की याद आ रही है। एडी पूछता है कैसे पुराने दिन। मेरिल्डा बोलती है कि पता नहीं अचानक से मुझे कभी कभी बहुत ज़्यादा दुख सा महसूस होने लगता है, अभी अभी हम लोग रोड टेलर फैमिली को डिस्ट्रॉय करके आए हैं। एडी बोलता है कि हे मैं डिस्ट्रॉय वर्ड का यूज करना नहीं पसंद करूँगा। इस पे मेरिल्डा बोलती है कि मुझे नहीं पता कि तुम इसे कैसे देखते हो, लेकिन मेरे लिए रोड टेलर फैमिली वो एक ऐसी फैमिली थी जिसकी बहुत ज़्यादा हिस्ट्री थी, जिसका नाम मैं बहुत लंबे समय से सुनती चली आ रही थी। जब भी मैं देखती हूँ ऐसी फैमिली या फिर ऐसे ग्रुप वो अचानक से गायब हो जाते हैं, इससे मुझे यह रियलाइज़ होता है कि कितना सारा वक्त निकल चुका है। वैसे सेम चीज़ हम लोगों के साथ में भी होती है। अगर मतलब तुम लोग अपना एक्सपीरियंस बताना, कभी कभी कुछ ऐसा सा महसूस नहीं होता है कि हर चीज़ हमारे हाथों से छूटती चली जा रही है।
और ऐसे वक्त पर बहुत सैड सा महसूस होता है, अपने आप को अकेले कर लेने का मन होता है। लेकिन बस यही है कि हम लोग कुछ कर नहीं सकते हैं, जो चीज़ें जाएंगी वो जाएंगी, हम कुछ नहीं कर सकते। वक्त रुकने वाला नहीं है, एक दिन वो वक्त आएगा जिस दिन हम सब चले जाएंगे इस दुनिया से। खैर, सैड बातें छोड़ते हैं। वही मेरिल्डा बोलती है कि मैं ये कैसे बताऊं, मतलब ऐसा है जैसे कि मेरे अंदर से ऐसा लग रहा है जैसे मेरा दिल टूट चुका है। मुझे कभी कभी ये फील होता है जैसे कि ये दुनिया मुझे छोड़ करके आगे बढ़ती चली जा रही है। मैं बस पीछे अकेली उदास खड़ी हुई हूँ, कुछ ना कर पाते हुए। शायद से ये इस वजह से होगा क्योंकि एक स्पिरिट के तरीके मैं भी अपने प्राइम को जी चुकी हूँ और अब मतलब मैं इन चीज़ों को सोचने लगी हूँ। तभी एडी पूछता है परेशान होकर के, मेरिल्डा क्या तुम? इसमें मेरिल्डा बोलती है कि नहीं चिंता मत करो, मेरे पास में अभी भी लगभग 100 साल तो बचे ही हुए हैं। क्या हो गया, क्या तुम बहुत ज़्यादा दुखी हो गए कि कहीं मैं तुम्हें छोड़ ना दूँ? इस पे एडी बोलता है कि हाँ वो भी एक बात है, लेकिन आखिर मैं ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि आजकल तुम इतना ज़्यादा डिप्रेस क्यों हो। इस पे वो शांत हो जाती है। फिर मेरिल्डा बोलती है कि डिप्रेस मैं शायद से मैं हो सकती हूँ। सच बताऊँ तो वो लड़की मुझे सिल्वेनिया की याद दिलाती थी। वो लड़की मतलब जो सिल्वेनिया थी, वो चाहे कोई भी सिचुएशन आ जाए वो अपनी रिसर्च को पूरे तरीके से करती ही रहती थी। तो मैं उसको सीक्रेटली देखना चाहती थी क्योंकि इससे मुझे पुराने दिनों की याद आ रही थी, लेकिन इस चक्कर में मैंने तुम्हें बहुत सारी परेशानियों में डाल दिया। एडी बोलता है कोई बात नहीं, ये इतनी भी बड़ी बात नहीं थी, वो उसकी बड़ी बहन ने आ करके सब कुछ संभाल ही लिया। इस पे मेरिल्डा बोलती है कि लेकिन अगर इसके बारे में सोचा जाए तो मुझे समझ में आया कि वो लड़की बिल्कुल भी सिल्वेनिया जैसी नहीं थी। तो एडी बोलता है कि हाँ मेरे हिसाब से सिल्वेनिया ग्रेट सेज थी और वो दोनों बहुत ज़्यादा अलग दिखते हैं। इस पे मेरिल्डा बोलती है कि नहीं, मैं ये नहीं कह रही हूँ, मेरा मतलब था कि मुझे कोई और मिल चुका है जो कि मुझे ग्रेट सेज की ज़्यादा याद दिलाता है उस लड़की से, जो कि उसी के तरीके सेम है। इस पे एडी बोलता है कौन? उसकी बहन ट्रेंगियाना। इस पे मेरिल्डा बोलती है कि नहीं नहीं, तुम एडी, तुम मुझे उसकी याद दिलाते हो। ये बात कि तुम कभी भी किसी भी सिचुएशन में गिव अप नहीं करते हो और जिस तरीके से तुम मुझसे कैजुअली बात करते हो। एडी बोलता है क्या ऐसी बात है? और अपने मन में सोचता है कि मैं बिना स्टेटस को देखे ही ये बता सकता हूँ कि मेरिल्डा और मेरी एफिनिटी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। हम लोगों ने इतने सारे बैटल एक साथ लड़े हैं जिस वजह से मुझे ऐसा फील होता है जैसे कि हम लोग एक दूसरे के कॉमरेड हो चुके हैं। एक गेम के अंदर में तुम्हें अगर हायर लेवल की स्पिरिट के साथ में अच्छी एफिनिटी मिल जाती है तो फिर तुम्हारी कई चीज़ें इंक्रीज होती हैं स्किल्स के मामले में, और टाइम टू टाइम ये तुम्हारे लिए नए इवेंट्स को भी ओपन कर सकती है। तभी मेरिल्डा बोलती है कि यहाँ पर एक लास्ट है हाईएस्ट रैंक विंड स्पिरिट की। देखो, एक हाई लेवल होता है, एक हाईएस्ट जो कि इससे ऊपर कोई नहीं, तो हाईएस्ट लेवल के विंड स्पिरिट की अगर तुम चाहते हो तो मैं ये तुम्हें दे सकती हूँ, द कॉप्स ऑफ टाइकलेक्स। और एडिस पे अपने मन में सोचने लगता है हाईएस्ट रैंक स्पिरिट जिनके बारे में कहा जाता है कि हर एलिमेंट की एक ही होती हैं, और हिस्ट्री की बुक में कई सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। हाईएस्ट रैंक विंड स्पिरिट वो बहुत समय से गायब थी क्योंकि बुढ़ापे के चलते वो मारी गई थी। अगर मुझे उसकी लाश मिल सकती है तो फिर इससे मेरी स्पिरिट एफिनिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ हिस्ट्री की किताबों में ही मैंने सुना था। तभी मेरिल्डा उठ जाती है और बोलती है कि वेल, इसको तुम लाश नहीं बोल सकते हो, ये तुम बोल सकते हो कि उसका कुछ बचा हुआ हिस्सा, और कुछ नहीं। एडी इस पे पूछता है कि आखिर क्या हुआ जिस वजह से तुम्हारा दिल अचानक से चेंज हो गया। इस पे मेरिल्डा बोलती है कि कुछ खास नहीं, मतलब तुम्हारे जैसा दोस्त ढूंढना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। जेनिका भी अच्छी दोस्त है लेकिन वो ऐसी नहीं है जिसके लिए मैं अपनी फीलिंग्स को भी चेंज कर दूं। तो लेकिन फिर भी ये चीज़ फ्री में नहीं होने वाली है। दिखाया जाता है आर्केन आइलैंड के बोट्स का सीन, जहाँ पर जिक्स और एल्का वो लोग बात करते हुए चल रहे होते हैं। तभी एल्का कुछ नोटिस करती है, सामने जेनिका होती है, वो लोग एक दूसरे को हाय बोलते हैं और
इस पे जिक्स बोलता है कि वेल हम लोग ऐसे हैं जो कि छुट्टियों से बहुत पहले ही वापस आ जाते हैं, लेकिन जेनिका तुम तो ऐसी हो जो कि इवन छुट्टियां ख़त्म हो जाती हैं तब भी अपने गांव में रुकना पसंद करती हो, तो तुम इतनी जल्दी कैसे वापस आ गई। इस पे जेनिका घबरा जाती है और पुरानी ही बात याद करने लगती है जो कि उसके साथ में हुआ था। उसके गाँव वाले लोग उसका नारा लगाने लगे थे, जेनिका जेनिका। इस पे वो कहती है कुछ खास नहीं, बस चीज़ें ऐसे ही हो गई। तो इस पे जिक्स बोलता है क्या हो गया, एडी के साथ में क्या सब कुछ सही नहीं चल रहा है। इस पे वो दोनों लोग चौंक हो जाते हैं। एल्का उसी के साथ में जेनिका, और एल्का जिक्स को हड़काने लगती है, आखिर तुम ऐसे कैसे उससे पूछ सकते हो, ये बहुत ज़्यादा रूड था। जेनिका बोलती है सच बताऊं तो फिर एडी और मैं, उनके बीच में इस समय चीज़ें ठीक नहीं चल रही हैं। मैं सच बताऊं तो फिर मैं अभी चिंता में हूँ, शायद से मैं एडी के ऊपर वर्डन बनती चली जा रही हूँ। अगर देखा जाए तो फिर एग्ज़ाम के दौरान भी मैंने एडी के साथ में गलत ही किया, और उसी के साथ में सोचा जाए तो फिर मैंने उसको इवन ये भी कहा कि वो पुलान में चले, लेकिन उसने तुरंत ही मना कर दिया और वो अकेले आर्केन आइलैंड पर लौट आया। और इवन मैं उसके साथ में कैंप में भी रहने लगी। क्या ऐसा हो सकता है कि एडी को मुझसे अब बहुत ज़्यादा परेशानी होती हो, बस वो कहने से हिचकिचा रहा है। इस पे जिक्स बोलता है कि वेल इसके बारे में तुम्हें चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, तुम ईजिली ही देख सकती हो कि कोई लड़का कोई चीज़ नापसंद कर रहा है। इस पे जेनिका बोलती है आखिर तुम्हारा मतलब क्या है। जिक्स बोलता है कि वेल ये सिंपल है, जब एक लड़का किसी से दूरी बनाना चाहता है तो फिर वो कुछ ऐसी चीज़ें करता है। दिखा जाता है जब जो जेनिका होती है वो जाती है एडी के पास में और बोलती है हे एडी मैं घर वापस आ गई, वो भी जल्दी। इस पे जो एडी होता है वो आई कांटेक्ट नहीं करता है, और जिक्स ने पहली चीज़ यही बोली थी कि वो लोग तुमसे आई कांटेक्ट को अवॉइड करेंगे। और एडी बोलता है हेलो जेनिका तुम जल्दी आ गई। और फिर जेनिका बोलती है कि तुम्हें कैसा फील हो रहा है, क्या तुम्हें अच्छा लग रहा है। एडी बोलता है कि हाँ। जिक्स ने दूसरी बात कही थी कि वो शायद तुम्हें छोटे से आंसर देंगे जिससे कि तुम आगे कन्वर्सेशन को खींच ही ना पाओ। और तीसरी चीज़ वो तुम्हारे आसपास बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील करेंगे। और जैसे ही जेनिका ये देखती है वो मतलब एकदम बिल्कुल परेशान हो जाती है, क्या मैं सच में एडी के ऊपर एक वर्डन हूँ। तभी एडी बोलता है जेनिका मुझे तुमसे कुछ कहना है। इस पे जेनिका घबरा जाती है कि हाँ क्या। इस पे एडी बोलता है कि वेल ये थोड़ा सा वियर्ड लगेगा, लेकिन मुझे एक्सप्लेन करने दो, मेरे पास में इसका अच्छा कारण है। सच बताऊं तो फिर ये इतनी ज़्यादा डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं है, लेकिन ये सिचुएशन को देख करके थोड़ा सा हार्ड हो सकता है। अगर तुम जानती हो ना। फिर उसके बाद में शांत हो जाता है, वो दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं। फिर एडी बोलता है फिर भूल जाओ। तभी जेनिका उसके पास आ जाती है और बोलती है एडी मैं तैयार हूँ सुनने के लिए, चाहे तुम्हें कुछ भी कहना है एडी, चाहे कुछ भी हो, ये सब कुछ ठीक रहेगा, बस मुझसे कह दो, चाहे ये जितना भी बुरा हो मैं फिर भी तुम्हारे साथ में ही रहूँगी। एडी इस पे कुछ देर के लिए शांत हो जाता है और पहले की चीज़ याद करने लगता है, जहाँ पर मेरिल्डा ने कहा था कि इस लाश से तुम्हारी एफिनिटी तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, लेकिन मैं ये चीज़ तुम्हें फ्री में तो नहीं देने वाली हूँ। वेल जैसा कि मैंने कहा कि मैं आजकल बहुत ज़्यादा डिप्रेस फील कर रही हूँ, तो मैं सोच रही थी कि शायद से तुम ये ठीक कर सको। इस पे एडी बोलता है कि हाँ मुझे नहीं पता आखिर तुम क्या कह रही हो। इस पे मेरिल्डा बोलती है कि वेल मेरे हिसाब से अब ये वक्त आ चुका है कि तुम थोड़ी सी प्रोग्रेस करो। इस पे एडी बोलता है किस चीज़ में। इस पे मेरिल्डा बोलती है कि तुम जानते हो ना जेनिका तुम्हें रोमांटिकली प्यार करती है। और जेनिका एकदम अपनी प्यारी आंखों के साथ में शर्माते हुए एडी को देख रही होती है। और मेरिल्डा उस समय कहती है कि ब्रेक होने से पहले तुम्हें उसके एटलीस्ट किस तो करनी ही होगी। और दिखाया जाता है एडी वो जेनिका के होंठों की तरफ देखता है, फिर अपने हाथ को बढ़ाता है उसके और गालों के नीचे रख देता है, और फिर धीमे धीमे उसके नज़दीक बढ़ने लगता है। और जो जेनिका होती है वो शर्माने लगती है। तुम लोग एक चीज़ बताओ, तो मतलब छोड़ो अभी थोड़ी देर स्टोरी को ब्रेक लगाते हैं। देखो एडी तो नोबल लॉर्ड इज इक्वल्स टू है ही है ना,
लेकिन एक चीज़ बताओ, तुम लोग सच बताना, तुम लोग इस एपिसोड के लिए इसीलिए एक्साइटेड थे ना क्योंकि तुम लोग मेरा रिएक्शन देखने वाले थे? मतलब तुम लोग सिर्फ और सिर्फ इस वजह से बैठे हुए थे कि तुम लोग मेरी मतलब जली हुई देखना चाहते थे ना? मतलब तुम लोग सालों आ गए मेरी मौत का तमाशा देखने के लिए। आ गए मेरी मौत का तमाशा देखने। शर्म नहीं आती है तुम सबको? अलग अरे दोस्त यार, दर्द होता है दर्द होने दे, छोड़ गाना मत गा रे कॉपीराइट आ जाएगा। लेकिन दर्द तो होता है यार, मतलब तुम लोग को समझना चाहिए। तुम ये बताओ, तुम लोग कितने बेरहम इंसान हो। मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करना चाहता था लेकिन करना पड़ रहा है। खैर, फिर एडी कुछ सोच करके उससे दूर हट जाता है और बोलता है कि मुझे माफ़ कर देना जेनिका, मैं तुम्हें नहीं बता सकता हूँ। मेरे हिसाब से ये कोई ऐसी चीज़ है जो कि पहले मुझे ही सोच लेनी चाहिए। जेनिका बोलती है, एडी क्या मैं तुमसे कोई चीज़ पूछ सकती हूँ जो शायद से थोड़ा सा वियर्ड लगे? एडी पूछता है, बताओ। इस पर जेनिका बोलती है कि अभी मैं ये सोच रही हूँ क्या ये सच में ठीक रहेगा कि मैं ये तुम्हें पुश करूं कि तुम अपनी परेशानियों को मुझे बताओ और ऐसे प्रिटेंड करूं जैसे कि मैंने कुछ भी नोटिस ही नहीं किया। इस पे एडी बोलता है कि और तुम इसके बारे में पूछने वाली हो? इस पे जेनिका बोलती है क्योंकि मैं इस वजह से चिंता में हूँ कि कहीं मैं तुम्हें परेशान तो नहीं कर रही हूँ। एडी शॉक हो जाता है और बोलता है, क्या? जेनिका बोलती है कि मैं तुम्हारे ऊपर बर्डन नहीं बनना चाहती हूँ एडी। इस पे एडी बोलता है, तुम कभी भी मेरे ऊपर बर्डन नहीं थी जेनिका। जेनिका बोलती है, सच में? एडी बोलता है, हाँ। इस पे जेनिका स्माइल करने लगती है, फिर उठती है और बोलती है, ठीक है। फिर अपने बैग को नीचे लेटा देती है और आँख के सामने ही मतलब उल्टे पीठ करके बैठ जाती है और बोलती है कि मैं अब यहाँ से तब तक नहीं जाने वाली हूँ जब तक तुम अपने परेशानियों को नहीं बताओगे। एडी बोलता है, क्या तुम्हें पीछे से गर्मी नहीं लग रही है? इस पे जेनिका बोलती है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं तब तक नहीं हटूंगी जब तक तुम बताओगे नहीं। हे नोबल लॉर्ड, तुम्हें अपने परेशानियों को बताना ही पड़ेगा, तो मुझे जल्दी से जल्दी बताओ, चाहे वो कुछ भी हो। मुझे पक्का पता है अगर हम लोग इसको एक साथ संभालेंगे तो ये सब ठीक हो जाएंगी और जल्द ही हम लोग सल्यूशन ढूंढ लेंगे। और उसी के साथ में नोबल लॉर्ड, तुम्हें इतनी सारी चीज़ों को अकेले नहीं संभालना चाहिए। तभी नोबल लॉर्ड बोलता है, क्या तुम मुझे किस कर सकती हो? इस पे जेनिका एकदम शर्मा जाती है, वो लाल टमाटर सी हो जाती है और एकदम शौक हो जाती है और बोलती है, हैं? कुछ देर बाद जहाँ पर एडी यानी कि नोबल लॉर्ड सब कुछ बता देता है और फिर जेनिका बोलती है कि ओ मेरिल्डा, आखिर तुमने ऐसी चीज़ें क्यों ही कहीं, मतलब क्या ज़रूरत थी? मेरे हिसाब से ये बिल्कुल सही बात है कि तुम इसके बारे में सोच रहे थे एडी। आफ्टर ऑल जब मैं तुम्हारे सामने आई और अपने आप को हवा करने लगती है, रुको, आखिर मेरिल्डा ने तुम्हें क्या क्या बताया? इस पे एडी बोलता है कि वेल, ऐसा लग सकता है जैसे कि मैं अपने मन में ही सोच रहा हूँ, लेकिन अगर सोचा जाए फिर भी मैं अपने आप को पुश करूँगा और तुम्हें बताऊँगा। मैं समझता हूँ जिस तरीके की फीलिंग तुम्हें मेरे को लेकर के हैं, ये रिडिकुलस सी बात होगी अगर मैं कहूँ कि मुझे नहीं पता है। इस पे जेनिका शौक हो जाती है और शर्माते हुए कहती है कि हाँ वेल, ये ऐसा ही है, हाँ मतलब ऐसा ही मैं हूँ ही। मतलब ये सोचो, आखिर मैं तुम्हारे लिए इतनी ज़्यादा अच्छी चीज़ें क्यों ही करूँगी अगर मेरे पास में कोई फीलिंग ही नहीं है। मेरा मतलब ये तो मतलब परफेक्ट सी चीज़ थी, ये तो हमेशा से ही पता था। इसके बारे में तो हम लोगों को सीरियसली बात भी नहीं करना चाहिए, है ना? हम लोग अब बड़े हो चुके हैं तो फिर इसको वियर्ड करने की ज़रूरत नहीं है। एडी बोलता है, मुझे माफ़ कर देना, मैं ऐसा ही हूँ। जेनिका इस पर शौक हो जाती है। एडी बोलता है, बहुत लंबे समय से, जब मैं इस आर्केन आइलैंड पे आया भी नहीं था, तब से मेरी प्रायोरिटी हमेशा से ही सरवाइव करना रहा है। मैं ऐसे इन्वायरमेंट में बड़ा ही नहीं हुआ जहाँ पर मैं इन चीज़ों के बारे में सोच सकूँ। रिसेंटली मेरे पास में बहुत ज़्यादा वक्त था सोचने के लिए, इसी वजह से मुझे पता चला कि आखिर तुम किस बारे में मेरे लिए सोचा करती थी और मुझे किस तरीके से रिस्पॉन्ड करना चाहिए था। लेकिन मुझे ये रियलाइज़ हो चुका है कि मैं अभी भी चेंज नहीं हुआ हूँ। वो लोग जो कि अपने प्यारे लोगों को स्ट्रेचर पर देखते हैं, गोली के घाव से पूरे टूट जाते हैं। एक ऐसी सिचुएशन जहां पर मैं अपनी खुद की सर्वाइवल की गारंटी नहीं दे सकता। मुझे सोचना पड़ता है कि आखिर जब मैं मरूंगा तो मेरे लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। एक किसी के दिल टूटने का दर्द, वो
टेम्परेरी होता है और धीमे धीमे वो भर ही जाता है, लेकिन किसी को खो देने का दर्द वो हमेशा ही रहता है। इसी वजह से मैं कोई ऐसा बन गया जो कि सिर्फ और सिर्फ अपनी ही फिक्र करता है। मैं एग्जैक्टली एक ऐसा इंसान नहीं हूँ जिसको कि तुम्हें पसंद करना चाहिए जेनिका। जेनिका बोलती है कि नहीं एडी, तुम इतने भी कोल्ड हार्टेड नहीं हो। वो कारण जिस वजह से तुमने इतनी सारी परेशानी झेली वो इस वजह से क्योंकि तुम मेरी बहुत ज़्यादा केयर करते हो। जैसा कि तुमने कहा, अगर हम लोग किस करेंगे मेरिल्डा के चलते तो फिर मुझे वैसा फील नहीं होगा, ये थोड़ा सा वियर्ड फील होगा, लेकिन उस मोमेंट के लिए सच बताऊं तो मैं बहुत ज़्यादा खुश होंगी। मैं हमेशा ही गलत चीज़ें बोल देती हूँ, फिर से अपने ऊपर हवा करने लगती है। ये मेरिल्डा की गलती है, आखिर वो क्या ही सोच रही थी कि हम दोनों को इतना परेशानी में डाल दिया। एडी बोलता है एनीवे मैं इन चीज़ों को संभाल लूँगा, तुम बस भूल जाओ इसको और ऐसा प्रेटेंड करो तुमने सुना ही नहीं। सच बताऊँ, चाहे मैं जैसा भी फील करता हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता ये ठीक चीज़ है। मैं किसी भी हालत में तुम्हें यूज नहीं करना चाहता हूँ। इस पे जेनिका बोलती है एडी ये सुनकर के अच्छा लगा, लेकिन मेरे हिसाब से अगर इसके बारे में सोचा जाए तो सल्यूशन बहुत ज़्यादा आसान है। हम लोगों को बस ये चेंज करने की ज़रूरत है, बस बदलना ही तो है। एडी बोलता है क्या, और उसकी तरफ देखता है तो जेनिका नोबल लॉर्ड का चेहरा पकड़ती है, अपनी तरफ मुड़ाती है और उसके किस कर लेती है होठों से होठों, और वो मूवमेंट बहुत प्यारा होता है। और वो उसको सांस तो लेने देवे। किस कर रहे होते हैं। फिर फाइनली जेनिका उससे दूर होती है और वो दोनों एक दूसरे को शर्मा करके देख रहे होते हैं। नोबल लॉर्ड बोलता है कि जेनिका, और जेनिका एकदम शर्मा करके अंदर गेट के चली जाती है और अंदर जाते हुए बोलती है कि मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, मैं सोने जा रही हूँ। और एडी बाहर बस खड़ा रह जाता है, क्या हे अब मैं क्या करूँ। और अंदर दिखाया जाता है जेनिका बहुत ज़्यादा शर्मा रही होती है नोबल लॉर्ड की किस करके, और वो मतलब बैठी हुई शर्मा रही होती। मैं तो दर्द क्यों हो रहा है यार, मैं ही तो था वहाँ पे, लेकिन दर्द क्यों हो रहा है यार, अंदर से दर्द हो रहा है। तो यार भाई मैं एक्सप्लेनेशन नहीं करूँगा, छोड़ो आगे बढ़ते हैं। दिखाया जाता है फिर जो अपना एडी होता है ना, वो बाहर होता है और लकड़ियाँ काट रहा होता है। तभी बेले माया आती है और उसको देखती है। बेले माया फिर जाती है और जेनिका का दरवाज़ा खटखटाती है, लेकिन गेट खुला होता है। और जैसे ही वो अंदर जाती है तो जेनिका छुपी हुई होती है और बोलती है कि ओ बेले, मुझे लगा एडी आ रहा है, इस वजह से मैं थोड़ा सा शॉक हो गई थी। बेले माया माफ़ी मांगती हैं। जेनिका इस पे बोलती है कि नहीं ये तुम्हारी गलती नहीं है बेले माया। इस पे बेले माया पूछती है क्या तुम बीमार हो, तुम्हें ऐसा लग रहा है जैसे कि तुम्हें बुखार है। इस पे जेनिका बोलती है नहीं मैं पूरे तरीके से ठीक हूँ, मुझे थोड़ा सा गर्म सा महसूस हो रहा है, लेकिन ये इस वजह से नहीं है क्योंकि मैं बीमार हूँ, बल्कि इसके कोई और कारण है। बेले माया इस पे बोलती है तुम्हारा मतलब क्या है, तुम्हें गर्म महसूस हो रहा है लेकिन तुम बीमार नहीं हो, तुम्हें बेकार सी चीज़ें नहीं सोचनी चाहिए अपने आप से मिस जेनिका। जेनिका बोलती है नहीं मैं खुद बता सकती हूँ, ये मेरी ही बॉडी है, और छुप जाती है कंबल के अंदर। जो बेले माया होती हैं उनको बहुत लंबे समय का एक्सपीरियंस है, उन्होंने कई सारे स्टूडेंट को झेला हुआ है, तो अब वो अपनी कैलकुलेशन लगाना शुरू करती हैं। और भाई ये पिनॉकी सीरीज के बारे में सोचने लगती है, द गोल्डन रेशियो, और उसको अपना पूरा कैलकुलेट करने लगती है। फिर उसको कुछ समझ में आ जाता है। वो बोलती है मिस जेनिका, एडी अभी पूरे तरीके से रिकवर नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी वो आज काम कर रहा है, उसकी हेल्थ पर प्रॉब्लम आ सकती है, तो फिर तुम्हें उससे जाकर के बात करनी चाहिए, है ना। इस पे जेनिका मना कर देती है नहीं, और शर्मा रही होती है। फिर बेले माया को फाइनली अपना जो शक होता है कंफर्म सा महसूस होता है, तो वो जाती हैं गेट को बंद कर देती हैं और जेनिका के पास आती हैं, चमकती हुई आंखों से पूछती हैं कल रात क्या तुम एडी के साथ में सोई थी। इसको सुन करके जेनिका बहुत तेज से चिल्लाती है, आखिर तुम ये क्या बकवास कर रही हो, हम लोग इतना भी आगे तक नहीं गए थे, और कंबल को दूर फेंक देती है, लेकिन साथ ही बहुत ज़्यादा शर्मा रही होती है। इस पे बेले माया अपनी आंखें तिरछी करती हैं और उनकी आंखें एकदम चमक सी जाती हैं। इतना आगे, इतना आगे, इससे तुम्हारा क्या मतलब है, तो आखिर तुम लोग कितना आगे तक गए थे। जेनिका इस पे बहुत ज़्यादा शर्मा जाती है और एकदम शांत हो जाती है। वहाँ से सीन शिफ्ट होकर के होली सिटी का सीन दिखाया जाता है। एम्परर जहाँ पे बोलते हैं कि यहाँ पर कई सारी खाली सीटें हैं,
ये दर्शाता है कि रोड टेलर फैमिली से कितने ज़्यादा टैलेंटेड लोग आया करते थे। आज हम लोग इस वजह से यहाँ पर जमा हुए हैं ये डिस्कस करने के लिए कि ये जो ट्रेजेडी हुई थी रोड टेलर फैमिली में उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। वो लोग जिनको कि रिवॉर्ड देना चाहिए उनको रिवॉर्ड मिलना चाहिए और जिनकी पनिशमेंट तय है उन्हें पनिशमेंट। लेकिन यहाँ पर ये चीज़ बिल्कुल भी आसान नहीं है, स्पेशली रोड टेलर फैमिली के चलते, क्योंकि यहाँ पर वो लोग भी हैं जो कि जजमेंट देने के लिए आए हैं। जैसा कि मैं जानता हूँ कि तुम सबके अलग अलग ओपिनियन हैं। जैसे कि प्रिंसेस सेलहा, उनको ऐसा लगता है कि रोड टेलर फैमिली के अंदर सभी लोगों को एलिमिनेट कर देना चाहिए और तान्या और एडी उनके लोगों को बुला लेना चाहिए होली कैपिटल में। वहीं पे बात करी जाए द सेकंड प्रिंसेस पर्सिया की, उसको लगता है कि रोड टेलर फैमिली को अब नोबेलिटी से हटा देना चाहिए और एड रोड टेलर को बहुत लंबे समय के लिए प्रिजन में डाल देना चाहिए जब तक कि सारा मैटर सुलझ नहीं जाता है। लेकिन थर्ड प्रिंसेस को लगता है कि रोड टेलर फैमिली को उनकी नोबेलिटी लौटा देनी चाहिए और उनको पहले के तरीके फैमिली चलाने देने का हक देना चाहिए। उसी के साथ में तान्या और रोड टेलर दोनों को ही छोड़ देना चाहिए। मतलब ये जजमेंट पता नहीं क्यों वन साइडेड लग रहा है। और ये कहते हुए फोनिया की तरफ में देखने लगते हैं। फोनिया भी परेशान हो जाती है। एम्पर बोलते हैं उसी के साथ में वो जो क्रैपिन रोड टेलर का बेटा है, वो आदमी जो कि इस इंसिडेंट के पीछे था, एड रोड टेलर, इतना कहते ही उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि जो भी वहाँ पर पर्सोनल बैठे होते हैं उनके पीछे तलवारें लटक आती हैं। वो लोग बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं और इवन एम्परर के भी गर्दन पे। और वहाँ पर लूसी आती है और कहती है बोलो बोलो, मैं अच्छे से सुन रही हूँ। भाई बहुत ज़्यादा बैडास लग रही होती है। फिर कोई बता रहा होता है क्लियोल इंपीरियल फैमिली हेड, वो एक मीटिंग रख रहे थे इस चीज़ के लिए कि रोड टेलर फैमिली का क्या होगा। तो उस समय पर ये कंक्लूज़न आया कि पहले सारे के सारे मेंबर्स को यहाँ पर होना चाहिए ताकि हम लोग एक सही जजमेंट दे पाएँ। तान्या रोड टेलर वो यहाँ पर हम लोग के साथ में कोऑपरेट करेगी और उसी के साथ में लूसी मैरियाल जो कि एडी की विटनेस के तरीके आई थी, उसको जल्दी से जल्दी आर्केन आइसलैंड लौटना पड़ेगा। और वैसे उस समय पर मिस मैरियाल ने थोड़ा सा डिस्टरबेंस कर दिया था इंपीरियल काउंसिल में, लेकिन उसके एक्शन माफ़ कर दिए जाएंगे क्योंकि उसने जो कंट्रीब्यूशन किया था प्रीवियस इंसिडेंट में। खैर देखो, प्रीवियस इंसिडेंट का कुछ भी नहीं है, कारण ये है ना कि ये लोग उसका कुछ कर नहीं सकते हैं। साले इनकी औकात ही नहीं उसको छुपाने की। वो द ग्रेटेस्ट मेज ऑफ ऑल टाइम है, समझ रहे हो। खैर उसके अलावा देखा जाए वो लगातार यहाँ पर पैलेस में रह रही है, उसी के साथ में हमारे जो सेफ हैं उनको गलत ट्रीट कर रही है। साले सेफ एकदम रो रहे होते हैं कि आखिर मैं इसको कौन सी किमिची खिलाऊं। और वहीं पर वो हम लोग के प्राइवेट क्वार्टर में भी घुस जा रही है और मेरे कमरे में कई घंटों तक सोती रहती है और उसी के साथ में वो कहीं पर भी कुछ भी तोड़ करके कहीं पर भी निकल जाती है और फ्रीली ही पैलेस के रिस्ट्रिक्टेड एरिया में टहलती रहती है। और उसके इन्हीं कामों की वजह से हमारे पैलेस की शांति पर डिस्टरबेंस आ रहा है। वो इतने सारे इंसिडेंट कर रही है कि उनको इस लेटर में लिखा भी नहीं जा सकता है। जैसा कि उसने मना कर दिया है एकेडमी में लौटने के लिए, भले ही एकेडमी से ऑर्डर भी आए हुए हैं। तो मैं चाहती हूँ एड रोड टेलर तुम पर्सनली उसको लेटर लिखो लौटने के लिए। मतलब आने के लिए मना कर दिया, एकेडमी के ही सारे रूल मना कर देती है भाई, मतलब अलग ही लेवल की बंदी है। और उस लेटर में लिखा होता है टू द बिलव्ड एड रोड टेलर, मतलब प्यारे एड रोड टेलर। और एडी ये सब देख रहा होता है कि हाँ प्यारे एड रोड टेलर, और ये भेजा गया होता है सेलहा क्लियोल एम्पायर की प्रिंसेस के द्वारा। और एडी अपने मन में सोचता है कि आखिर लूसी पैलेस में कर क्या रही है। खैर फिर तभी बेले मैं ताली बजाने लगती हैं, क्या आप इसका रिस्पॉन्स लिखेंगे। एडी बोलता है कि हाँ, लेकिन तुम तालियां क्यों बजा रही हो। इस पे वो बोलती है बस मैं खुश हूँ क्योंकि एक रिलेशन जो कि ऐसा लग रहा था एक जगह पर रुक गया है वो आगे जा कर के बढ़ गया। मतलब मैंने बहुत लंबे समय तक मेड के तरीके काम किया है और यहाँ पर कई सारे मूवमेंट आए हैं जहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा महसूस हुआ है और वही एक नया पन्ना मेरी किताब के अंदर बढ़ गया है जिसमें मुझे सच में बहुत अच्छा लगा।
वेल लेकिन क्या तुम अभी से काम करना शुरू करने वाले हो? क्या तुम्हें थोड़ा और टाइम नहीं लेना चाहिए रिकवर करने के लिए? एडी बोलता है ठीक है, वैसे भी मैं अब सेकंड फ्लोर बनाने को सोच रहा हूँ, वहाँ पर मैं अपनी लाइब्रेरी और वर्कशॉप बनाऊँगा। इस पे एडी बोलता है कि वेल अब तुम्हें सुपर बेसिक चीज़ों को करने की ज़रूरत नहीं है, मैं अच्छे से रिकवर हो गया हूँ जो सिंपल टास्क खुद से कर सकता हूँ। पहले मैं बोलती है ये सुनकर के अच्छा लगा, लेकिन मेरे वैसे भी कैंप में अब कई सारे काम हैं, तो फिर कोई चिंता मत करो। और फिर थोड़ा सा परेशान हो जाती है। एडी बोलता है क्या हुआ? पहले मैं बोलती है कि वेल मैं विला क्लीन करने वाली हूँ, क्योंकि इसका ओनर कल ही यहाँ पर लौटने वाला है। अगले दिन दिखाया जाता है वहाँ पर लोरेथिल आ जाती है और बोलती है हेलो एडी, क्या हाल चाल? मैंने पहले मैं ऐसे सुना था कि तुम अपने कैंप को एक्सपेंड कर रहे हो। एडी बोलता है कि हाँ, मैं इसको और ज़्यादा अच्छा बनाना चाहता हूँ, तो मैं एक सेकंड फ्लोर बना रहा हूँ। इस पे लोरेथिल बोलती है क्या तुम अपना पर्सनल वर्कशॉप बनाने वाले हो ऊपर? इस पे एडी बोलता है कि हाँ तुम शार्प हो। इस पे लोरेथिल बोलती है कि वेल जब तुम बना रहे होगे तो फिर क्या ख्याल है वहाँ पर तुम मेरा भी एक कमरा रखो। इस पे एडी उसको देखने लगता है, फिर बोलता है कुछ नहीं, मैं यहाँ पर खुद से कुछ बनाने वाला हूँ, तो फिर मुझे कुछ मटेरियल्स चाहिए होंगे। ऑफ कोर्स मैं ये फ्री में नहीं चाहता हूँ। ये लो, मेरे पास में कुछ फंड बचे हुए हैं, क्योंकि इस बार मैं टॉप स्पॉट पे था, इस वजह से मुझे मिले थे, तो मैं इनको यूज करना चाहता हूँ अपने कैंप को एक्सपेंड करने के लिए। और इसको देख कर के लोरेथिल थोड़ा सा सैड हो जाती है। फिर बोलती है मैंने सोचा नहीं था कि तुम ऐसे इंसान हो जो कि पे करेगा इतनी आसानी से। मैंने सोचा था तुम ज़्यादा से ज़्यादा रुपए बचाने की कोशिश करोगे। एडी बोलता है कि वेल मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं तुम्हारे कर्जे में दबा जा रहा हूँ, तो मुझे वो तो करना ही चाहिए जो मैं कर सकता हूँ। इस पे लोरेथिल बोलती है कि लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं ये रुपए लेने भी वाली हूँ। एडी पूछता है क्यों? इस पे लोरेथिल बोलती है कि वेल अगर मैं सही बताऊं तो फिर मैं इसको अपने रिलेशन में कर्ज के तरीके ही छोड़ना चाहती हूँ। अगर मैं तुम्हारी मदद करती रहूँगी तो फिर ये तुम्हारे दिल के अंदर एक कर्ज की फीलिंग के रूप में रहेगा, और बस मेरे लिए यही चीज़ वैल्यूएबल है। वैसे भी ये इंसान का नेचर ही होता है कि ज़्यादा वैल्यूएबल चीज़ों में इन्वेस्ट करना। इस पे एडी पूछता है कि क्या ओल्ड एप में कुछ हुआ? इस पे लोरेथिल थोड़ा सा परेशान हो जाती है, कुछ समय के लिए शांत हो जाती है। फिर बोलती है कि वहाँ पर इमेजलमेंट मतलब रुपए का हेर फेर, इंफॉर्मेशन लीकेज और सामान का डैमेज होना, उसी के साथ में डबल एजेंट, मतलब जब मैं वहाँ पर लौटी तो फिर वहाँ पर जो मर्चेंट यूनियन था पूरे तरीके से एकदम मतलब बेकार हो चुका था, और मैं उसी चीज़ों को संभाल रही थी। इस पे एडी बोलता है तुम सच में वहाँ पर बहुत बिजी होगी। लोरेथिल बोलती है कि वेल अगर मैं कहूँ तो फिर ये कोई ऑर्डिनरी चीज़ नहीं है, मतलब चीज़ें वहाँ पर वैसी ही थी, ओल्ड एक में कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। लेकिन अगर जो चीज़ मैं कहूँ जो कि चेंज हो गई है वो होंगी मैं, मेरे अलावा कोई भी नहीं। शायद से ये इस वजह से क्योंकि मैं बहुत लंबे समय से एकेडमी जा रही हूँ, और शायद से ये इस वजह से क्योंकि मैं किसी इंसान से मिल गई हूँ। एडी इस पे शांत हो जाता है। फिर लोरेथिल बोलती है कि लेकिन जब तुम कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करोगे तो तुम्हें रहने के लिए एक जगह चाहिए होगी, है ना, जहाँ पर तुम सोओगे, है ना। इस पे एडी बोलता है कि हाँ मुझे लगता है तुम सही बोल रही हो, मुझे उसके लिए भी काम करना पड़ेगा। इसके लिए लोरेथिल बोलती है कि आखिर तुम्हें लंबा रास्ता क्यों ही लेना है, मेरा विला यहीं पर है, इवन अगर कुछ भी हो ये तुम्हें परेशान भी नहीं करेगा। इस पे एडी बोलता है कि आखिर तुम ये शुरू से क्यों कर रही हो? इस पे लोरेथिल बोलती है कि बस मैं तुम्हें थोड़ा सा परेशान देखना चाहती थी, और स्माइल कर रही होती है। एडी बोलता है कि क्या हो कि मैं सच में हाँ कह दूं तो? इस पे लोरेथिल बोलती है कि नहीं मुझे पता है तुम नहीं बोलोगे। एडी बोलता है क्या हो मैं कह दूं तो? इस पे वो एकदम शर्माने लग जाती है, और शर्मा करके बोलती है क्या सच में? और अपने मन में एक अलग ही सपना सोचने लग जाती है, मतलब पूरे कंस्ट्रक्शन पीरियड के लिए। जहाँ पर दिखाया जाता है जो लोरेथिल होती है वो बेड पे सो रही होती है, नीचे एडी लेटा होता है। एडी बोलता है कि यहाँ पर ठंड लग रही है, तो लोरेथिल तुरंत ही मौका देख करके बोलती है ठीक है, और चादर हटा करके बोलती है तो यहाँ पर आ जाओ, क्या लेटना चाहोगे? और वो ये इमेजिन कर रही होती है। एडी बोलता है कि और तभी अचानक से जेनिका बोलती है कि ओ लोरेथिल यहाँ पर है।
और जेनिका आकर के बगल में एडी के बैठ जाती है और बहुत ज़्यादा शर्मा रही होती है। एडी भी अलग ही शर्मा रहा होता है, मतलब अलग ही एकदम ऑरा बना हुआ होता है दोनों के बीच में। तुम तो जानते ही हो क्यों। वहीं पर लोरेथल ये देख करके अलग ही परेशान होती है कि आखिर ये क्या बकवास है। और वहीं पर दिखाया जाता है और फिर एडी बताता है लूडन मैकलॉर के द्वारा सील किया गया द फर्स्ट स्वॉर्ड मास्टर, वो ड्रैगन ऑफ मिथ जिसने कि एक बार लाइट को पूरे तरीके से ख़त्म कर दिया था, होली लेंस ड्रैगन बेलब्रोक, वो मॉन्स्टर जिसको कि जाना जाता है जिसने कि भगवानों को भी निगल लिया था। उसने कई बार इस दुनिया में आने की कोशिश करी और हर एक चीज़ को बर्बाद करने की कोशिश करी। वो भगवानों का युग था, लेकिन वो हीरोज़ के द्वारा हरवा दिया गया और एक स्टोरी बन गया जो कि हिस्ट्री की किताबों में लिखी जाती है। जो जनरेशन इस स्टोरी को जानती थी अब वो भी लगभग ख़त्म ही होने वाली है, लेकिन मैंने उसे देखा है। इवन लूसी वो बहुत ज़्यादा मुश्किल से ही उसके अटैक रोक पा रही थी और ओवेल फोर्सेस गार्जियन ऑफ कैपिटल उनको भी एक भी रास्ता नहीं दिख रहा था इसको हराने का। चाहे मैं कुछ भी करूं, लेकिन ये चाहे गेम की वजह से हो या फिर मैंने ये खुद ब खुद देखा, लेकिन सच बताऊं तो मैं यहाँ पर जीत नहीं सकता हूँ। जो इंसान जो कि बेलब्रोक के दिल उसी के साथ में उसके स्केल्स को काट सकता है वो है टेलर मैकलोर, और बस वही स्वॉर्ड्समैनशिप जो कि लुडेन मैकलॉर की थी वो सिर्फ और सिर्फ टेलर मैकलॉर के पास ही है और किसी के पास में भी नहीं। तो फिर अगर सोचा जाए ये बहुत ज़्यादा अनफेयर और अननेचुरल है, जैसे कि ये पूरी की पूरी दुनिया टेलर को ही हीरो बनाने पर लगी हुई है। शुरुआत में जब टेलर ने बस स्वॉर्ड पकड़ना ही शुरू किया था तभी उसने हाईएस्ट रैंक के स्पिरिट ऑफ डार्कनेस को हरा दिया था ताकि वो एलिमेंटल स्लैश को पूरे तरीके से सीख पाए, और वो बटने बंद कर रहा होता है। साथ में सोच रहा होता है सेकेंड एक्ट में जब वो आइजला को सेव कर रहा था प्रोफेसर ग्लास्ट से, उस समय पर उसका लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाना चाहिए था, लेकिन कई सारी प्रॉब्लम आ गई थी जिस वजह से उसे उतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं मिल पाया। लेकिन टेली ने किसी भी तरीके से प्रोफेसर ग्लास्ट के द्वारा वो गोलम तो हरा ही दिए थे, तो इतनी बड़ी परेशानी नहीं होनी चाहिए। लेकिन यहीं से अब परेशानी शुरू होती है, तभी उसकी बटन टूट जाती है। वो बॉस जो कि थर्ड एक्ट का था अवेकेंड लूसी, वो पूरे तरीके से सिनेरियो से गायब ही हो गई। उसी के साथ में बॉस ऑफ द फोर्थ एक्ट क्रैपिन रोड टिलर वो मेरे हाथों से मारा गया। और एडी क्या करता है, उस शर्ट को उतार देता है और बोलता है कि वेल ऐसा नहीं है कि मैं इन चीज़ों को सही नहीं कर सकता हूँ। सच बताऊँ ओरिजिनल स्टोरी में द होली लेंस ड्रैगन बेलब्रोक वो असल में बस जब मेन कैरेक्टर की जनरेशन ग्रेजुएट होने वाली थी उससे एक सेमेस्टर पहले आया था। अभी उसमें लगभग 2 साल हैं, लेकिन इस समय पर इस दुनिया में कई सारी अनप्रेडिक्टेबल चीज़ें होती जा रही हैं। मेरे पास में इतना टाइम भी नहीं है कि मैं सही तरीके से अजम्पशन लगा पाऊँ। और एक ब्लैक कलर की शर्ट पहनने लगता है और बोलता है कि अभी तक यहाँ पर बॉस की फ़ाइट जो हुई थी वो 1 महीने पहले चल रही है, मतलब सारे इवेंट 1 महीने पहले हो रहे हैं और इवन कई तो 1 साल पहले भी हो चुके हैं। और जितना ज़्यादा टाइम जाता रहेगा उतनी ही ज़्यादा तेज़ से स्टोरी बढ़ेगी। और दिखाया जाता है कैफ़े में, और अपने मन में सोचता है कि तो मैं समराइज करूं तो फिर मुझे जल्दी से जल्दी सब काम करना पड़ेगा। वो आइजला के साथ में बैठा होता है कैफ़े में। आइजला बोलती है मतलब आखिर मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, मैंने नहीं सोचा था कि तुम मुझसे मिलना चाहते हो। एडी बोलता है कि वेल मुझे पता है तुम और टेलर वो मुझे ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं, लेकिन मैं डायरेक्टली बोलूँगा मैं तुम्हें किडनैप करने वाला हूँ। साला अलग ही बुद्धू आदमी है, मतलब किडनैप करने वाला है ठीक है दोस्त, लेकिन बता के कौन करता है, क्या ही बताऊं। फिर थोड़ी देर बाद वो सारी स्टोरी बता देता है और वहीं पर आइजला बोलती है तो मतलब इसको समरी में कहा जाए तो फिर जो टेलर है अगर उसे ताकतवर बनना है तो फिर उसकी लिमिट पुश होनी चाहिए, और इसी वजह से तुम मुझे किडनैप करने वाले हो। इस पे एडी बोलता है कि हाँ मैं चाहता हूँ कि वो इतना ज़्यादा गुस्सा हो जाए कि उसके पास में जो भी ताकत है वो सारी लेकर के मुझ पर अटैक करे। और किडनैपिंग एक बहुत पुराना लेकिन सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव तरीका है किसी इंसान को इमोशनल कर देने का। आइजला बोलती है ये सही बात है कि टेलर हर बार कोई भी सिचुएशन अगर फेस करता है तो पहले से ताकतवर हो जाता है, लेकिन फिर भी आखिर तुम्हें टेलर की ग्रोथ से इतना ज़्यादा क्यों फ़र्क पड़ता है। एडी बोलता है कि वेल अगर मैं सच बताऊं तो फिर ये इस वजह से क्योंकि मैं और वो एक जैसे हैं। आइजला इस पर शॉक हो जाती है।
एडी बोलता है कि वेल मेरी भी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा खुशी में नहीं बीती है, मुझे भी बहुत ज़्यादा परेशानी झेलनी पड़ी हैं, तो जब मैं उसे देखता हूँ तो मेरी याद आती है। तो इस पे आइज़ला बोलती है तभी तुमने टेलर की उस समय पर मदद करी थी और उसको पुश किया था, इवन भले ही तुम्हारी पूरी की पूरी रेपुटेशन खराब हो गई। एडी सर हाँ में हिलाता है और हाँ बोलता है और अपने मन में सोचता है फुद्दू साला इतना बेकार सा एक्सक्यूज़ कौन बनाता है, मतलब एकदम चूतियों वाला है। लेकिन फिर भी ऐसा तो है नहीं कि मैं ये बोल दूं कि होली लेंस ड्रैगन और स्वॉर्ड्समैनशिप फॉर्म ये सब चीज़ों से बता पाऊँ, और बोलता है बस इतना ही, मैं आखिर सीनियर हूँ आफ्टर ऑल। तो इस पे आइज़ला बोलती है मुझे माफ़ करिए। तो एडी अपने मन में सोचता है क्या वो नहीं करेगी। तभी आइज़ला बोलती है कि मेरे हिसाब से हम लोग आपको बहुत ज़्यादा जल्दी जज कर रहे थे एडी, मुझे माफ़ करिएगा जो मैंने गलत समझा। अगर सोचा जाए तो पहले भी मैंने तुम पर भरोसा नहीं किया था और अंत में तुमने कहा था कि टेलर आएगा और टेलर मुझे बचाने के लिए आया था, और उसी के साथ में टेलर ने मुझको बताया भी था कि तुमने उसको रास्ता बताया था मुझ तक का, और इस बार मैं तुम पर भरोसा करूंगी और कोऑपरेट करूंगी। एडी बोलता है कि इसका मतलब, तो आइज़ला बोलती है एक्चुअली मेरी स्पेशलिटी ही है किडनैप होना। मतलब क्या ही बताओ, तुमने कोई मुझे तुम्हारी स्पेशलिटी क्या, भैंस की टांग में सबसे किडनैप हो जाती हूँ, क्या ही अलग है, मतलब क्या बताऊँ मतलब। और वेल ये कहने में तो थोड़ा शर्मनाक है लेकिन फिर भी यही मेरी खासियत है, क्या ही बताऊँ, क्यों कह दी, शर्म नहीं आ रही तुझे। और फिर एडी अपने मन में बोलता है कि वाह ये तो बड़ी अच्छी बात है। तभी पीछे से एक लड़की आती है और बोलती है मैं पर्सनल सेक्रेटरी हूँ एक्टिंग कंपनी लीडर लोरेथेल की, और बोलती है कि मिस्टर एडी मुझे माफ़ करिएगा कि मैं अचानक से आई, लेकिन फिर भी एल्डे ट्रेडिंग कंपनी के पास आपके लिए एक प्रपोज़ल है। और वो प्रपोज़ल निकालती है जहाँ पर सीन शिफ्ट होकर के 3 दिन पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर लोरेथेल बेलेमाया से पूछ रही होती है कि आखिर एडी और जेनिका वो ऐसे क्यों एक्ट कर रहे थे जैसे कि वो लोग एकदम न्यूली वेड्स हों, मतलब अभी अभी शादी करके आए हैं और पहली रात बिता करके आए हैं। इस पे वो आंखों में नहीं देख रही होती है, तो लोरेथेल बोलती है क्या हो गया, तुम मेरी आंखों में देख करके बोलो ना। इस पे वो दूसरी तब मुँह कर लेती है और बोलती है लेडी जेनिका और मास्टर एडी ने किस करी, और जो लोरेथेल होती है वो एकदम एक जगह फ्रीज हो जाती है, जिस पे बेलेमाया उसे हिला करके देखती है, मतलब उसके सामने हाथ हिला करके वो एकदम ही फ्रीज हो गई होती है। फिर वो पूछती है कि क्या तुम सरप्राइज हो। इस पे लोरेथेल बोलती है कि नहीं, मैं ही थी जिसने पहले उससे किस करी थी। इस पे बेलेमाया पूछती है कि क्या तुम दोनों किस कर चुके हो। इस पे लोरेथेल बोलती है कि हाँ वेल सॉरी ये मैंने गलती से बोल दिया, इसको प्लीज़ सीक्रेट रखना। वेल शायद से ये अच्छा रहेगा तुम उसको जा करके बता ही दो, मतलब मैं ही थी जिसने कि पहले एड रोड टेलर को किस करी थी, शायद से ये इतना भी ज़्यादा बुरा ना हो अगर तुम इसको हर किसी को बता दो जा करके, मतलब यूनिवर्सल ट्रूथ बन जाना चाहिए। नहीं रुको ऐसा नहीं करना, मतलब ये चीज़ ठीक नहीं है, मुझ में सेंस ऑफ सेम है समझो। और अगली बार तुम आना ना तो मेरे रूम से मेरे लिए कुछ वाइन लेकर के आना, वहाँ पर नीचे अंडरग्राउंड में एक जगह है, मैंने उसी वाइन के लिए बनवाई है, लेकिन अभी तक मुझे उसकी चाबी नहीं मिली है। वो लोग कह रहे हैं कि बस अब फिनिशिंग टचेस बचे हुए हैं और मुझे जल्द ही चाबी मिल जाएगी। इस पे बेलेमाया बोलती हैं ठीक है, वायदा बे अभी जो लेटेस्ट प्राइस लिस्ट आई है उसमें ग्रॉसरीज की जो प्राइस है वो कुछ ज़्यादा ही ऑफ लिसॉल के लिए है। इस पे लोरेथेल बोलती है कि अच्छा। इस पे बेलेमाया बोलती है कि मैंने ये चेक किया था, क्या तुम इसको मेंटेन कर सकती हो, मतलब अगर ऑफिस हॉल में किसी भी हालत में थोड़ा सा भी खाने की क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ हुआ तो फिर हम लोग को दिक्कत हो सकती है। इस पे लोरेथेल बोलती है पक्का ही जब मैं यहाँ पर नहीं थी तो ड्यून ने उस चीज़ को हैंडल किया होगा। तो फिर बेलेमाया बोलती हैं मुझे माफ़ करना कि मैं तुम्हारे ब्रेक टाइम में इस बारे में बात कर रही हूँ। और भाई लोरेथेल बाथरूम के अंदर टब के अंदर चली जाती है। डैम दोस्त भाई मैं मतलब सच बताऊँ ना तो YouTube की गाइडलाइन से फंसा हुआ हूँ, लेकिन क्या बताऊँ मैं तुम्हें ये चीज़ दिखा नहीं सकता हूँ, लेकिन मैं खुद नहीं इस नज़र हटा पा रहा हूँ। डैम दोस्त मैं क्या बोलूँ, लेकिन सालों मतलब मार देगा YouTube अगर एज रिस्ट्रिक्ट हो गई ना, मैं तुम लोगों को बताऊँगा। तुम मतलब मन तो तुम्हारा भी है, खैर छोड़ो हटो बात छोड़ो। तो जो लोरेथेल होती है वो बोलती है कि नहीं मतलब काम और रेस्ट वो भी एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता है। और यार कैसे मतलब नहीं देखने का बड़ा मन हो रहा है, छोड़ो यार आगे बढ़ो यार।
तो लोरेथिल बोलती है कि वेल ये ऐसा ही है, हमारे यहाँ पर हम लोग कभी भी शांत नहीं बैठ सकते हैं। अगर मैं हमेशा ही अंदर से बुरे लोगों को नहीं हटाऊंगी तो फिर मुझे नहीं पता कब मेरी पीठ पे कौन छुरा भोंक देगा। और जैसे जैसे पावर की बात आती है तो फिर वो लोग जो कि मेरी पोजीशन चाहते हैं वो ये चीज़ें तो बहुत ज़्यादा छोटी हो जाती हैं उनके लिए। मैनिपुलेशन करना या फंड को इधर उधर करना ये तो बहुत ज़्यादा क्यूट सी चीज़ें हैं। वो लोग बहुत ख़तरनाक सी चीज़ें करते हैं और मतलब वो लोग बस मुझे अपनी राजगद्दी से हटाना चाहते हैं। इस बेवेले में बोलती हैं कि वेल ऐसा लगता है कि आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें सहनी पड़ी वहाँ पर। तो लोरेथिल बोलती है कि ऑफ कोर्स वेल मेरे कोई भी इंटेंशन नहीं है कि मैं इतनी जल्दी हार जाऊं, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर अपना रुपए अपनी ताकत हार जाऊंगी तो फिर मेरे पास में कुछ भी बचेगा ही नहीं। दोनों की दोनों चीज़ बस अगर ये चली गई तो मेरे पास कुछ रह ही कहाँ जाएगा, मैं एकदम खाली हो जाऊंगी। इस पे वेलेमा बोलती हैं कि नहीं आपको ऐसा सोचने की ज़रूरत नहीं है। लोरेथिल बोलती है कि ओ मतलब थैंक यू इस चीज़ को मना करने के लिए, लेकिन फिर भी। इस पे वेलेमा बोलती हैं कि नहीं उसके बावजूद भी आपके पास में मास्टर एडी तो रहेंगे ही। और इसको सुन करके वो थोड़ा सा शौक हो जाती है। फिर बोलती है बेले तुम्हें अब घर जाना चाहिए है ना, बहुत लेट हो गया है। तो बेले मैं जाने लगती हैं, अपने मन में सोच रही होती हैं कि असल में वो एक ऐसी लड़की है जो कि लोगों के बीच में दीवारें बनाती रहती है और उनको ऑब्जर्व करती रहती है। शुरू से ही वो इंसान अपने पर्सपेक्टिव से और दूसरे के पर्सपेक्टिव से आसपास हर चीज़ को ऑब्जर्व भी करती है। मैं बस चाहती हूँ कि वो कभी कभी उसको ऐसा वक्त मिले जहाँ पर वो लड़की असल में कुछ ऐसे मूवमेंट्स निकाल पाए जब वो अपने टॉक्सिक सी चीज़ों को सोचने के बजाय वो ऐसी चीज़ों को सोचे जो कि सच में उसको खुश करे। मतलब जैसे कि वो सोच पाए कि आखिर वो लड़का इस समय पर क्या सोच रहा है और आखिर उसकी समस्याएं क्या है और क्या उसने आज खाना खाया या फिर नहीं, आखिर वो कल क्या करने वाला है, सारी आईडी के बारे में। इवन भले ही वो जो समय हो वो बहुत ज़्यादा कम ही हो, लेकिन फिर भी मैं चाहती हूँ वो धीमे धीमे और ज़्यादा हो, क्योंकि वो उसके लिए ट्रेजर के तरीके हैं। लेकिन फिर भी मैं कुछ भी कर नहीं सकती हूँ क्योंकि मैं बस एक मेड हूँ। और बोलती है शुभ रात्रि बोल करके चली जाती है। वहीं पर जो अंदर लोरेथिल होती है बहुत ज़्यादा खुश होती है इस चीज़ को सुन करके। भाई बहुत ज़्यादा ही प्यारी लग रही है, मतलब क्या ही बताऊँ। खैर फिर दिखाया जाता है एल्टे कंपनी का सीन, जहाँ पर लोरेथिल बोलती है कि क्या तुमने सेंटेड कैंडल्स को चेंज किया है, ये अच्छा है लीना। इस पे वो लड़की बोलती है थैंक यू। तो लोरेथिल बोलती है कि चलो शुरू करते हैं, पहले तो मैं बचा हुआ काम निपटाती हूँ। ड्यून ग्रॉसरी प्राइस लिस्ट लेकर के आओ। इस पे ड्यून बोलता है कि वे लेटेस्ट प्राइस वो पहले से ही शेड्यूल हो चुके हैं और सबमिट हो चुके हैं। अब मुझे आखिर में एक बार रिपोर्ट को और सबमिट करना पड़ेगा। इस पे लोरेथिल जो लिख रही होती है वो रोक देती है और उसे फिर से बेलेमाई की बात याद आती है और वो बोलती है ड्यून मैंने तुमसे कहा कि अपडेटेड प्राइस लिस्ट लेकर के आओ, और गुस्से में बोलती है। इस पे जो ड्यून होता है अपने हाथ में जो भी पेपर लेकर के जा रहा होता है उनको नीचे गिरा देता है। फिर एकदम इविल सा चेहरा बना करके बोलता है नहीं मैं नहीं लाऊंगा, क्या कर लोगी। इस पे लोरेथिल गुस्सा हो जाती है, अपनी पावर निकाल करके उस पर अटैक करने वाली होती है, लेकिन तभी वो अपने माना को गैदर ही नहीं कर पा रही होती है। इस पे वो बोलती है नाइट बटरफ्लाई फ्लावर, सच में इसमें बहुत सारे गोल्ड कॉइन्स लगते हैं, मुझे नहीं लगता है कि ये एक अच्छा डिसीजन है लियाना। और तभी दिखा जाता है लियाना ने रस्सी निकाल ली होती हैं और वो बोलती है वो तो हम लोग बाद में देख लेंगे। फिर दिखाया जाता है वो लोग उसको रस्सी से बांध देते हैं और ड्यून बोल रहा होता है कि जब तुम इतने लंबे समय तक रोमांटिक सी सिल्वेनिया जैसी जगह पर रही हो तो मुझे लगता है तुमने अपनी ताकत खो दी है, तुमने मुझ पर भरोसा कर लिया। इस पे लोरेथिल हंसने लगती है हा, मैं और तुम पर भरोसा करूंगी, मैं किसी पर भरोसा नहीं करती हूँ। और तुम अलग कैसे हो गए, मतलब तुमने जो फंड की इम्बेजलमेंट करी थी इधर उधर वो थोड़े कॉइन्स ही थे, जिससे तुम थोड़ा बहुत दारू वारू और थोड़ी सी लग्जरीज खरीद रहे थे, तो मैंने उसको बस ऐसे ही जाने दिया था और तुमने मुझे पागल समझ लिया ड्यून। मतलब तुम्हें क्या लगता है, आसपास देख करके यही लग रहा है तुम बस एविडेंस ढूंढ रहे थे तुम्हारी पैसा इधर उधर करने। इस पे ड्यून बोलता है कि वेल मैंने उन लोगों को ऑर्डर दिया था कि वो लोग कंपनी को अच्छे तरीके से सर्च करें, लेकिन मुझे एक्चुअली कोई भी एविडेंस नहीं मिले, लेकिन अब उनकी ज़रूरत भी नहीं है। इस पे लोरेथिल बोलती है कि वेल ये फिर भी एक प्लान लग रहा है जो कि तुम बहुत लंबे समय से प्लान कर रहे थे, लेकिन क्या लियाना और कंपनी एम्प्लॉयज़ के अलावा सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे पास में इतने ही लोग हैं या कोई और भी है।
और अपने मन में सोच रही होती है कि ये बहुत रफ और बोल्ड सा डिसीजन था, उसके जैसा कोई ये कर ही नहीं सकता है, पक्का ही इसके पीछे कोई और भी है। तभी ड्यून बोलता है कि वेल इसका कोई भी फ़ायदा नहीं है, मैं तुम्हें बिल्कुल भी क्लू नहीं देने वाला हूँ और इसी वजह से तो मैंने तुम्हें यहाँ पर लॉक किया है। हम लोग वैसे भी तुम्हें किसी भी हालत में और ज़्यादा मुसीबत में नहीं डालना चाहते हैं, ना ही चोट पहुँचाना चाहते हैं, बस यहाँ पर शांति में बैठी रहो और रिटायर हो जाओ। इस पे डोरेथिल बोलती है देखो तुम ऐसे प्रिटेंड कर रहे हो जैसे कि एक जेंटलमैन हो, तुम एक गद्दार हो, समझे। इस पे ड्यून आगे बढ़ता है और बोलता है कि वेल ये चीज़ मैं एक्टिंग कंपनी लीडर से सुन रहा हूँ। हा ये कितनी ज़्यादा पागलपन सी बात है। और जा करके लोरेथिल के कंटाप लगा देता, इसकी बहन का कुत्ता काटूं, मतलब साली की इतनी औकात कहाँ से हो रही है। और फिर उसका बाल पकड़ लेता है और बोलता है जैसा कि एक्सपेक्टेड था, तुम कभी भी अपना कंपोजर नहीं खोती हो, मतलब ऐसी सिचुएशन में भी इतना ज़्यादा शांत आखिर कैसे। लोरेथिल बोलती है क्योंकि तुम्हारे जैसे जो लोग हैं ना वो यही चाहते हैं कि मैं अपनी कामनेस खो दूं, लेकिन नहीं, इसी वजह से मुझे और ज़्यादा काम यानी कि शांत महसूस होता है। और मर्चेंट थोड़े से पागल ही हुआ करते हैं, मतलब वो कभी भी ऐसी चीज़ नहीं करते हैं जो कि उनके अपोनेंट एक्सपेक्ट करते हैं। इस पे ड्यून बोलता है कि मैं जानता हूँ तुम गोल्डन डॉटर हो आफ्टर ऑल, और गोल्डन डॉटर वो कभी भी किसी भी कारण से हारती नहीं है, इवन भले ही एक्सट्रीम सिचुएशन हो, लेकिन फिर भी वो एक ऐसी इंसान है जो कि हमेशा ही सोच समझ करके सही ही डिसीजन लेगी, चाहे कुछ भी हो, चाहे कैसे भी सरकमस्टांसेस हो। ये है द ग्रेट लोरेथिल कैचलन। और लोरेथिल अभी भी स्माइल ही कर रही होती है और ड्यून बोलता है कि वेल तुमने इवन ये भी कहा कि तुम किसी पर भी भरोसा नहीं करती हो, लेकिन क्या ये सच में सही है। चलो क्या हो कि अगर ये इंसान भी हम लोग की साइड आ गया हो। और जा करके उसको एक पेपर दिखाता है, उसमें एडी के साइन होते हैं और इसको देख करके लोरेथिल बोलती है कि मतलब तुमने एक कॉन्टैक्ट नहीं, एक सेटलमेंट एग्रीमेंट, वैसे ये भरोसेमंद तो लग रहा है, तुमने बहुत ज़्यादा मेहनत लगाई होगी कि तुमने जानबूझ करके इन सब चीज़ों को इतने अच्छे से कॉपी जो किया है, मतलब ये प्रपोजल पूरे तरीके से बेकार की डिमांड से भरा हुआ है, क्या तुम्हें लगता है कि वो कभी भी इन चीज़ों को साइन करेगा। इस पे ड्यून बोलता है कि नहीं, उसने करा है और वो अभी तक कंपनी में ही है, मैं बुलाऊं क्या। इस पे लोरेथिल बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है, डैम फकिंग शॉक, और वो बोलती है क्या। और तभी गेट खुलता है, गेट में से कोई इंसान अंदर आता है, वो एडी होता है और रियली वो विलन ही लग रहा होता है। और लोरेथिल बोलती है एडी। एडी बोलता है कि बस चीज़ें कुछ ऐसी हो ही गई। डैम, इसी के साथ इस एपिसोड का एंड होता है। खैर तुम भी जानते हो कि एडी ने मतलब बिना किसी कारण के तो ये किया नहीं होगा, ठीक है, कोई बढ़िया ही कारण होगा, मुझे नहीं पता, बस मुझे इस जो डून है ना इसकी भुंड फटी चाहिए, मतलब सॉरी मैं गाली दे रहा हूँ ना, लेकिन भाई मैं क्या करूँ इसकी, तो मैं कुत्ता साले इतनी औकात कैसे हो रही, मतलब इतनी औकात भाई, मतलब इसको तो साले को मचोड़ डालूं, मतलब भाई तुम लोग अपना बताओ, मतलब इसके साथ क्या किया जाए, एकदम डेथ सेंटेंस जो भी हो दे डालो भाई आज, मतलब है ना, ब्रूटैलिटी के साथ एकदम इसकी एकदम फुफ्फी बहन एक कर दो, समझ रहे हो, मुझे नहीं पता दोस्त, तुम लोग पूरा आक्रोश दिखाओ कमेंट में, इस साले ड्यून की इतनी औकात। खैर तुम्हें क्या लगता है आखिर प्लान क्या होगा अपने आईडी का और आखिर कारण क्या हो सकता है, लेकिन मतलब उसने ये चीज़ तो नहीं सहनी चाहिए थी, मतलब कंटाप भाई ये चीज़ छी ससुर, लेकिन चलो कोई बात नहीं है ना, तुम लोग अपने अपने ओपिनियन बताना। अभी तक इतने ही चैप्टर आए थे, ठीक है, और बाकी यार देखो, मतलब देखो 3 चैप्टर जब आ जाते हैं तभी कहीं 25 से 30 मिनट का बन पाता है, तो मैं 4 चैप्टर आने का इंतज़ार करता हूँ, तो 4 चैप्टर हर हफ्ते में एक ही बार आता है, तो हर हफ्ते में एक के हिसाब से लगभग 1 महीना हो ही जाता है, तो तब जा कर के चैप्टर आ पाते हैं। अब मैंने ये जो वीडियो बनाया इसके लिए मुझे मेरे लगभग कम से कम 7 चैप्टर आ गए थे, तो 1.5 महीना लगा, लेकिन तुम लोगों को भाई अच्छी खासी स्टोरी जानने को मिली। लेकिन अगर 2-3 चैप्टर आते हैं तो उसमें स्टोरी ही नहीं पता चलेगी, तो तुम्हारा दिमाग ही ख़राब होगा, तो उससे बढ़िया है बड़े बड़े चैप्टर डालता हूँ ना। बाकी मैं दूसरे मानवा से स्टार्ट कर रहा हूँ और जल्द ही मैं प्रीमियम मेंबरशिप स्टार्ट करने वाला हूँ, उसको भी तुम लोग ज्वाइन कर सकते हो। वेल देखो बात यह है कि वेबटून कैरेक्टर पे उतने ज़्यादा व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि असल में उससे कॉस्ट तो निकले ही, मतलब मेहनत जितनी लगती है एडिटर का भी, मैनेजर का भी, सबका काम पड़ता है यार, तो उनको भी सैलरी देनी है, समझा करो दोस्त, तो उसके लिए भी चाहिए ना, तो इसी वजह से मैं अब उसको, तो इसी वजह से मैं उसको मेंबरशिप पे अपलोड करूँगा, है ना, तो आप लोग मेंबरशिप भी ज्वाइन कर सकते हैं सपोर्ट करने के लिए। बाकी टिल देन टाटा, टेक केयर, बाय बाय।